Hello everyone, so hope everything is well and today in this video I'm going to cover again polity topic जिसमें कि हम लोग सितंबर एंड अगस्त मंथ का कवर करने वाले हैं 2 मंथ का एंड अभी फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था नवंबर एंड अक्टूबर और मैंने बताया था कि अगर हम लोग बैकवर्ड जा करके कवर करते हैं इफ़ यू हैव नॉट रीड दिस मंथली मैगजीन अर्लियर देन ये हम लोग को सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी देता है टू रीड एंड कंप्लीट इंटायर टॉपिक राइट। सो आज के इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कुछ ये केवल पॉलिटी का, ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें कि ये अगस्त मंथ का है एंड सितंबर मंथ का है, जिसमें कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, जुडिशल पेंडेंसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन है एंड कुछ न्यूज इन शॉर्ट्स एंड अगेन ये हमारा रहेगा अगस्त मंथ का, ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। देखो मैं यहीं पे अगर सिंपल टर्म में बताऊँ आपको क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होता क्या है। एक होता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, एक होता है पोलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, ठीक है, पोलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, ठीक है। तो देखो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में ये देखने को मिलता है कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं, ठीक है, जो क्राइम किए रहते हैं, वो क्या होता है कि अब पॉलिटिक्स में इंटर लेते हैं, इनका जो पार्टिसिपेशन होता है वो पॉलिटिक्स में बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ये एक ना विशियस साइकिल क्रिएट करता है, ठीक है। विशेष साइकिल कैसे क्रिएट करता है कि जब क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग इस पॉलिटिक्स में एंटर लेंगे तो उनको क्या चाहिए, उनको प्रोटेक्शन चाहिए होता है, प्रोटेक्शन चाहिए प्लस में उनको पावर चाहिए। अगर पावर और प्रोटेक्शन मिल गया तो और क्या ही है, क्योंकि अगर ये बाहर घूमते रहेंगे ऐसे ही तो कहीं ना कहीं इन पे लीगल एक्शन लिया जाएगा इस टाइप के क्रिमिनल पर्सनस पे, ठीक है। तो यही ये फ़ायदा उठाते हैं एंड इसी कारण से क्या है कि ये लेजिस्लेचर में इंटर लेना चाहते हैं, ठीक है, बाय द इलेक्शन, ठीक है। तो इलेक्शन के हेल्प लेकर के ये इसमें एंट्री लेते हैं एंड देन ये पॉलिटिकल प्रोसेस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमको ये देखना है कि किस तरह से जो है जो इस टाइप के लोग हैं, ठीक है, इनका पार्टिसिपेशन कैसे पॉलिटिक्स में बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। फिर यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं जुडिशियल पेंडेंसी का, देखो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में हम लोग देखेंगे अभी कि कितने लोग जो हैं, मतलब कितने परसेंट हमारे लेजिस्लेटिव इट मीन्स कि एमपी भी हैं, ठीक है, और लेजिस्लेचर में भी हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी हैं, ठीक है, प्लस में आपको लोकसभा में भी, मतलब इस तरह से जो है ना डेटा इसमें हम लोग अभी देखेंगे आगे और डिटेल में। तो फिर यहाँ पे है जुडिशियल पेंडेंसी। जुडिशियल पेंडेंसी आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड अभी थिंग्स है इन इंडिया, जिसमें कि ऐसा एक बेसिकली गेस किया जाता है कि अगर इसको सही से अभी भी इतने केसेस पेंडिंग है कि इसको अगर डेली अगर किया जाए इस पे रिव्यू तो मतलब अभी भी 30 ईयर्स लग सकते हैं पूरे इंडिया के केसेस को कंप्लीट करने में, ठीक है। इस तरह से नेशनल मेडिकल कमीशन देखेंगे क्यों बनाया गया, इसका क्या प्रोविजंस है एंड कुछ ऐसे न्यूज इन शॉर्ट्स लाइक देखो विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन इस टाइप तरह से होता है ना, तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड है। तो चलो चलते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो देखो ये अभी एडीआर का डेटा आया था, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसमें बताया गया कि 47% जो मिनिस्टर्स हैं इंडिया में वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, यहाँ तक कि जो यूनियन कैबिनेट एंड स्टेट कैबिनेट में है, ठीक है, जो मैंने बताया कि स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि इनके खुद के अगेंस्ट ये बताए हैं कि मेरा क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ठीक है, क्योंकि फाइल तो करना होता है ना सारा चीज़ डिटेल केसेस जब आप इलेक्शन के लिए फाइट करने जाते हो तो, ठीक है। तो यहीं पे बताया गया एंड यहाँ पे ये भी इन पे ये क्लेम है कि 27% इस तरह से क्राइम है जो काफ़ी सीरियस नेचर के हैं, वो इन पे लगे हुए हैं। तो समझ सकते हो कि ऐसे लोग जो हैं इंडिया को रन कर रहे हैं। तो ठीक है, खैर देखते हैं इसका कारण क्या है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का। तो मैंने तो शॉर्ट में बता दिया कि बेसिकली इसमें ये देखने को मिलता है कि जो पीपल्स होते हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के इंटर लेते हैं, ठीक है, अब पॉलिटिकल पावर को गेन करने के लिए, राइट। तो इसमें और क्या क्या कारण है, तो पॉलिटिकल एंड क्रिमिनल नेक्सस देखने को मिलता है, पॉलिटिको क्रिमिनल नेक्सस, ठीक है। एंड ये वोहरा कमेटी रिपोर्ट आया था, ऐसे जो है ना रिपोर्ट ये हम लोग कोट करते हैं मेंस एग्जाम में, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि आप ऑथेंटिक चीज़ पढ़े हो, ठीक है, एंड ऑन द पॉइंट बात कर रहे हो। तो देखो इसमें क्या था कि जो पॉलिटिको क्रिमिनल नेक्सस था, इसमें इसमें यही देखने को मिलता है कि ये क्रिमिनल्स जो होते हैं ना वो अपना इम्यूनिटी एंड लेजिटिमेसी गेन करने के लिए इस पॉलिटिक्स में इंटर लेते हैं, ठीक है। एंड जबकि पॉलिटिशियंस और जो अदर पार्टीज होते हैं वो इसमें फाइनेंशियल एंड मसल्स पावर, देखो फाइनेंशियल एंड मसल्स पावर कैसे होता है, जैसे क्या होता है ना कि पॉलिटिशियंस भी इनको हेल्प करते हैं इस तरह के बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो है ना
कोई भी क्रिमिनल्स होता है तो उनको अपने एरिया में एक अलग दबदबा रहता है सो कॉल्ड, ठीक है। तो उनका अलग पावर रहता है एंड लोगों को अलग तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, भले ही प्रेशर के थ्रू ही करें, बट वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने अपने वोट बैंक के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना पॉलिटिशियंस भी होते हैं, ऐसे लोग को चुनते हैं, ऐसे लोग को देखते हैं और अपने पार्टी में शामिल करते हैं, ठीक है। और यही कारण होता है कि ये विशियस साइकिल बन करके रह जाता है। पॉलिटिशियंस ऐसे लोगों को चुनेंगे, फिर ऐसे लोग जो है फिर से क्राइम करेंगे एंड ये सब जो है ना एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए करते हैं, ठीक है। तो बोहरा कमेटी में ये हाईलाइट किया गया था कि जो पॉलिटिशियंस हैं, क्रिमिनल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये एक मेजर नेक्सस देखने को मिल रहा है इंडिया में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेटअप में। तो ये चीज़ बताया था। देखो एक है विनेबल कैंडिडेट, इसमें कुछ डेटा बताया गया कि बेसिकली जो विनिंग है ना, विनिंग चांसेस इन इलेक्शन, तो 15.3% जो है वैसे कैंडिडेट का है जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ठीक है, क्रिमिनल केसेस जिन पे है, ठीक है। एंड यहीं तक कि अगर हम लोग बात करते हैं 4.4% ही ऐसा चांसेस है कि जिनका ऐसा जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं है वो जीत पाए इस इलेक्शन को, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। लेकिन ये जो विनेबल कैंडिडेट है इनको ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पार्टी रहती है, कोई भी पार्टी, वो इन लोगों को ऐसे टिकट देता है ताकि इनका बेसिकली एक विनिंग एबिलिटी है, ठीक है, इसको देखते हैं। ये नहीं देखेंगे कि इस पर्सन का कैरेक्टर कैसा है, ये क्राइम किया है कि नहीं किया, ये चीज़ इस पे फोकस नहीं करते हैं। बस इनको मतलब होता है कि ये इन्फ्लुएंस कर सकता है लोगों को, ठीक है, इसके पास पैसा है, मनी है, ठीक है, कंट्रोल कंट्रोल नेटवर्क है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और वोट को मोबिलाइज कर सकता है किसी भी तरह से। तो इस तरह से कैंडिडेट को जो पार्टी है ज़्यादा पसंद करती है, ठीक है। हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्शन एक मेजर इशूज़ तो है ही, ठीक है। तो ये चीज़ एंड इसमें क्या होता है कि ब्लैक मनी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन में कितने पैसे खर्च होते हैं, ठीक है, और इस तरह से जो होता है ना, ये फंड करते हैं ऐसे लोग, ठीक है, और कैंडिडेट जो होते हैं ना उस पर डिपेंड करता है। तो ब्लैक मनी, ठीक है, ब्लैक मनी का यहाँ पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलता है, माफिया फंडिंग एक तरह से होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है इलेक्शन को फाइट करने के लिए एंड इनके पास तो पैसा होता ही है क्रिमिनल्स लोगों के पास। देखो स्लो जस्टिस सिस्टम एक मेजर इशू है। स्लो जस्टिस सिस्टम में होता है कि इन पे एक्शन नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो जो ऐसे पुअर कन्विक्शन रेट जो है देखने को मिलता है एमपीज एंड एमएलए पे, ठीक है। और जो ट्रायल होता है इसमें भी देरी किया जाता है, ठीक है। और जो पॉलिटिशियन, यही कारण होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उन पे कुछ असर ही नहीं होता है, और मतलब बोलते हैं कि ठीक है इतना तो आते जाते रहेंगे। बहुत सारे आप न्यूज़ में देखते होंगे कैसे कैसे लोग हमारे पॉलिटिक्स में इंटर लिए हुए हैं, ठीक है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो बेसिकली यहाँ पे सेकेंडरी बन जाता है, राइट। देखो 55% एमपीज यहाँ पे राइज देखने को मिल रहा है कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है सिंस 2009, ठीक है, और मतलब 2009 से कहीं ज़्यादा हो गया है। ये एडीआर रिपोर्ट 2024 में देखने को मिला है। एंड देन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, तो इलेक्शन जो है ना, और ये बेसिकली नहीं बोला जाता है कि कास्ट बेस्ड इलेक्शन इंडिया में जाता है, ठीक है, कास्ट एंड रिलीजन। तो जो इलेक्शन ऑफन प्रायोरिटाइज कास्ट रिलीजन ओवर क्रिमिनल रिकॉर्ड। एंड हियर दिस लाइन ब्यूटीफुली एक्सप्लेन द विनिंग कैरेक्टर ऑफ क्रिमिनल्स। कैसे, क्योंकि लोग अभी क्या है यहाँ पे वो कास्ट एंड रिलीजन के बेसिस पे वोट करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको ये कौन कैंडिडेट क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, कैसा है, उससे मैटर नहीं करता है। अगर कोई भी पर्सन है जो क्राइम किए हुए है एंड उसी के मेजोरिटी के कास्ट से अगर है, ठीक है, एंड वो क्राइम किए हुए कैंडिडेट है, तो उसका विनिंग चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। उसको लोगों को यहाँ पे मतलब ही नहीं है। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इंडिया में बहुत ज़्यादा है एंड ये चीज़ यहाँ पे मैटर करता है, ठीक है। सो यहाँ से ये हम लोग को डिटेल पता चलता है। देखो इम्पैक्ट ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जो मैंने बताया ना कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स काफ़ी फाइनर डिफरेंस है, बट इसका इम्पैक्ट भी काफ़ी क्रिएट करता है हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, ठीक है। तो देखो लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, ठीक है, पब्लिक फेथ जो है डेमोक्रेसी पे वो इरोड होता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है ना, क्योंकि मेरा जो वोट है, जो प्रीसियस वोट है, उसका पता ही नहीं चलता है कि मैंने सही से यूज किया है कि नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से फिर लॉ ब्रेकर्स एज ए लॉ मेकर्स, कहने का मतलब कि जो खुद लॉ बनाते हैं लेजिस्लेटिव ऑर्गन बन करके एंड देन वही लॉ को ब्रेक भी करते हैं, ठीक है। तो क्रिमिनल इन पावर मैनिपुलेट लॉ फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, तो खुद के इंटरेस्ट के लिए ये जो लॉ बना गया है उसको भी मैनिपुलेट करते हैं। अभी भी काफ़ी न्यूज़ में देखा हो गया अभी जो चल रहा है करंट में, ठीक है, लाइक तो इस तरह से तो है, ठीक है। अनफेयर इलेक्टोरल प्रोसेस का अगर हम लोग बात करते हैं तो क्रिमिनल कैंडिडेट डिस्टॉर्ट द इलेक्टोरल कंपटीशन, ठीक है। सो ऑब्वियस बात है, इलेक्टोरल प्रोसेस को डिस्टॉर्ट करते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को रन करते हैं, ठीक है। एंड इस तरह से यही कारण होता है कि जो लोग होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, उनके पास लिमिटिंग चॉइस होता है। कहने का मतलब कि
अगर 80% इसी टाइप के लोग हैं, ठीक है, एंड उसके पास पावर है, पैसा है, एंड उनका अलग इन्फ्लुएंस है किसी भी रीजन में, तो ऑब्वियस बात है इनका जीतने का चांसेस ज़्यादा है। एंड इन लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं है कि दूसरे पर्सन को, दूसरे कैंडिडेट को चूज करें, ठीक है। तो यही कारण होता है, ठीक है। तो अनफेयर इलेक्टोरल प्रोसेस भी है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये अभी बताया गया था ना वोरा कमेटी में कि यहाँ पे काफ़ी पॉलिटिशियन एंड क्रिमिनल्स प्लस में जो ब्यूरोक्रेटिक्स हैं उनके बीच में नेक्सस देखने को मिल रहा है। तो इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन भी काफ़ी है, ठीक है, उनको सपोर्ट किया जाता है, सिस्टमेटिक एंड इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन को यहाँ पे इंकरेज किया जा रहा है, ठीक है। अब चलो देखते हैं थोड़ा सा इस पे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजंस क्या है, किस तरह से जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है उसको कम करने के लिए। तो ये मेंस का टॉपिक है। एंड आरपीए एक्ट 1951 में बताया गया है सेक्शन 8, ये कुछ कुछ सेक्शन जो होता है ना आरपीए का, वो इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो पढ़ना बहुत ज़्यादा होता है सेक्शन, बट 2 4 8 सेक्शन ही है ना जो इम्पोर्टेंट है। तो सेक्शन 8 जो है इसमें बताता है कि जो इंडिविजुअल कन्विक्टेड है ऑफ हीनियस क्राइम का, या फिर उसका सेंटेंस हुआ है 2 साल के लिए, ठीक है, या मोर, तो उसको इसके अंदर जो है ना सेक्शन 8 के अंदर उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा आरपीए एक्ट में, ठीक है। फिर सेक्शन 11 बताता है कि इलेक्शन कमीशन को ये पावर दिया गया है टू रिमूव एंड रिड्यूस द पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऐसा कर भी सकता है। तो ये पावर जो है ना ये यूटिलाइज किया गया इन सितंबर 2019 टू रिड्यूस द डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड। ये किसके लिए? तो प्रेम सिंह तमांग के लिए, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन चाहे तो रिड्यूस भी कर सकता है डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड को। ये सेक्शन 11 के अंदर है आरपीए में, ठीक है। रिसेंट इनिशिएटिव्स क्या है? तो 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ये लाया गया था कि आर्टिकल 75 को अमेंड करो एंड 164 को। ये किस लिए? कि जो मिनिस्टर्स अरेस्टेड हैं, ठीक है, या डिटेन है फॉर 30 कंसिक्यूटिव डेज, तो उनको एक तरह से ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट एटलीस्ट 5 ईयर दिया जाएगा, ठीक है। एंड उनको फिर ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा। तो अभी जो आया था ना, तो देखोगे कि किस तरह से जो ओपोजिशन था उसको बेसिकली अपोज किया और बोला क्या कि ऐसे कि बेसिकली ओपोजिशंस को कर्ब करने के लिए ऐसा लाया गया है ये बिल, ठीक है। तो ये चीज़ था कि 30 दिन से अगर बाहर रह रहे हैं इसमें मिनिस्टर्स और अरेस्ट या डिटेंड हैं, तो फिर उनको बेसिकली पनिशिबल ऑफेंस मान करके उनको इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाएगा एटलीस्ट 5 ईयर, ठीक है। इट मीन्स कि जितना लोकसभा का पीरियड है उतने साल तक आप रह जाओ अंदर। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ये मोटो था। चलो ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो इस पॉलिटिक्स में कौन कौन से ऐसे क्रिमिनल केसेस थे, सॉरी मतलब अलग अलग केसेस क्या है जिस पे कि अलग अलग डिसीजंस दिए गए हैं जुडिशरी के द्वारा, ठीक है। सो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2002 में ये बताया गया। देखो लेटेस्ट वाला 2009 का है, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो लेकिन ये जो 2002 में ये बताएगा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट करता है to secure affidavit from candidate detailing all past and pending criminal charges, convictions and basically punishable award। तो कहने का मतलब ये है ना कि अभी तो हम लोग तो ये चीज़ नॉर्मल हो गया है, ठीक है, कि जो भी ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं अगर इलेक्शन को फाइट करने जा रहे हैं तो उनको सारा अपना डेटा बताना होता है कि आप क्या हो। लेकिन 2002 में ऐसा लाएगा कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया गया कि आप ये सब एफिडेविट फाइल करवाओ इनसे, और सारा जो जितने भी डिटेल्स हैं इनका रख लो अपने पास, ठीक है, और ताकि फिर से वो चीज़ आप वॉच कर सको। देन एक होता है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस, जिसमें कि इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन का बात करता है फॉर द सिटिंग लेजिस्लेचर कन्विक्टेड एंड सेंटेंस टू 2 और मोर ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। जो भी अगर सिटिंग लेजिस्लेचर है उनको या दो से ज़्यादा सालों के लिए इम्प्रिजनमेंट हुआ है तो उसको इमीडिएट डिस्क्वालीफाई करो। ये तो थॉमस लिली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केसेस में बताया गया। एंड पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 में ये पॉलिटिकल पार्टीज पनिश द क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफ दियर कैंडिडेट, ठीक है। मतलब कोई भी अभी क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी ही सपोर्ट करते हैं, वही जो है क्रिमिनल्स को इंटर लेते हैं। लेकिन इसमें ये बताया गया कि आपका अगर कोई भी कैंडिडेट है, पॉलिटिकल पार्टी को ये कहा गया कि अगर कोई भी कैंडिडेट पे क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसको अपने वेबसाइट पे डालो, सोशल मीडिया पे बताओ एंड लोकल न्यूज़पेपर पे पब्लिश करो, ठीक है। जिससे कि एटलीस्ट जो वोटर्स हैं उनको पता चल सके, उनको एक बोल सकते हैं कि अल्टरनेटिव्स मिल सके कि आपको किसको चूज करना है, ठीक है। तो ठीक है, वे फॉरवर्ड में देखो ये मेंस पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। लाइक देखो ये क्या होता है कि अभी बहुत सारे कमियां हैं, बट आप इसको कैसे करोगे कि पेनाल्टीज जो है ना ये फॉल्स एफिडेविट पे
उसको और इन्हांस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है ना कि कोई फॉल्स एफिडेविट डाल देगा कि मेरे पे कोई भी ऐसे क्रिमिनल केसेस नहीं है, बाद में पता चला कि इस पे तो हीनियस क्राइम के केसेस थे। तो ऐसे केसेस में क्या था कि आपको इस पे पनिश करना है, ठीक है। तो पनिशमेंट फॉर फाइलिंग एफिडेविट ये रिकमेंड कब किया गया था, तो 244 लॉ कमीशन रिपोर्ट 2014 में, ठीक है। तो इसके लिए और क्या था कि मिनिमम 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड साथ ही साथ इसको क्या कर देंगे कि डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड देखो ये डेडिकेटेड इलेक्शन बेंचेज होना चाहिए, वे फॉरवर्ड में हम लोग लिख रहे हैं, राइट। तो डेडिकेटेड इलेक्शन बेंचेज होना चाहिए, हाई कोर्ट शुड सेटअप डेडिकेटेड इलेक्शन बेंचेज, ठीक है, टू हियर पिटिशन एंड डे टू डे ट्रायल्स। तो हाई कोर्ट पे ऐसा होना चाहिए इसका काम। एंड देन फिर एक है रिव्यू ऑफ द सेक्शन 11 ऑफ द आर पी ए 1951। देखो यहाँ पे क्या था, ये रहा ना आर पी ए सेक्शन 11 का अगर हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि यार हो सकता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये ऐसे लोगों को फेवर कर सकती है, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर जो है और जो भी इस तरह के हैं ऐसे लोगों को फेवर कर सकता है, तो इन क्रिमिनल लोगों को, तो इसको थोड़ा सा और भी अच्छे से रिव्यू और भी स्ट्रिक्ट करने का काम है। ऐसा नहीं कि बस इलेक्शन कमिश्नर चाहे तो इन लोगों को जो है जो क्रिमिनल केसेस है उसको रिड्यूस कर दे और डिस्क्वालीफाई होने से बचा ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि इसको और भी अच्छे से देखना चाहिए, ठीक है। और जो पावर है इसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन का, उनको इलेक्शन कमीशन का पावर को और कम करो। साथ ही साथ फाइनेंशियल एंड ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर जैसे कुछ क्या होता है कि हम लोग अगर अभी मांगो कि आरटीआई के अंदर कि मुझे जानना है इस पार्टी के बारे में, तो रेयरली ही मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। देन अब हम लोग देखते हैं जुडिशियल पेंडेंसी विच इज़ वेरी मेजर इशूज़ इन इंडिया। तो हाँ, यहाँ पे क्या है कि केस बैकलॉग जो है अभी देखने को मिल रहा है कि 88,417 है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में देन न्यूज़ में क्यों रहा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है अभी वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 4.6 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं एंड हाई कोर्ट में 63 लाख केसेस पेंडेंसी है, ठीक है, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अकॉर्डिंग। तो ये हम लोग क्या करते हैं जब ऐसा क्वेश्चन आता है जुडिशियल पेंडेंसी को लिखने के लिए, तो ये सब जो है हम लोग मेंस में डेटा कोट करते हैं, ठीक है, कि 4.6 करोड़ पेंडिंग केसेस है डिस्ट्रिक्ट में एंड देन 63 इन हाई कोर्ट। तो ठीक है, रीज़न क्या है पेंडेंसी का, तो रीज़न तो ये भी मेंस पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो है कि यहाँ पे जो मैन पावर की कमी है, ठीक है, जो एडिक्वेट जजेज है वो कम है, जज टू पॉपुलेशन रेशियो काफ़ी कम है, ठीक है। इंडिया में देखने को मिलता है कि 21 जज है पर मिलियन पीपल्स पे है, ठीक है। तो 21 जज है पर मिलियन पीपल्स पे, जबकि वही जो अगर हम लोग बात करते हैं ये बताया गया बेसिकली 120th लॉ कमीशन के अकॉर्डिंग, जो कि रिकमेंड करता है कि जज टू पॉपुलेशन रेशियो ऑफ 50 जजेस पर मिलियन होना चाहिए। इट मीन्स कि अभी क्या है 21 जजेस पर मिलियंस, बट ये बताया गया था 120 लॉ कमीशन में कि एटलीस्ट 50 जज तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से समझने की बात है। देखो इन इफेक्टिवनेस ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को अगर हम लोग सही से यूज करें तो इसमें क्या होता है कि जो पेंडेंसी केसेस हैं, ठीक है, जो माइनर केसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है, बट इसका अभी भी अच्छी तरह से यूज नहीं किया जा रहा है एडीआर का, ठीक है। सो इस कारण से ये देखने को मिला, जैसे एडीआर में क्या आ जाता है, जो ग्राम न्यायालय आ जाता है, विलेज कोर्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका भी सही से यूज नहीं किया जा रहा है। तो इसमें जैसे स्मॉल क्लेम्स होते हैं ना रूरल एरियाज़ में, लाइक ये मेरा कोई ज़मीन या फिर मेरा कोई लैंड को एक्वायर कर रहा है, मेरा कोई प्रॉपर्टी को हार्म कर दिया, तो इस तरह के जो केसेस होते हैं ये भी कहीं ना कहीं सबॉर्डिनेट कोर्ट एंड हाई कोर्ट में चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि और पेंडेंसी बढ़ रहा है। अगर हम लोग ग्राम न्यायालय का यूज करते हैं इस तरह से एडीआर का यूज करके, तो कहीं ना कहीं पेंडेंसी को रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो जो मेन जुडिशरीज पे वर्कलोड है वो कम ही हो जाएगा। देखो सिस्टेमिक एंड प्रोसीड्यूरल इफेक्टिवनेस जो है ना ये देखने को मिल रहा है कैसे, तो जुडिशियल डिले इंडिया में है वो मल्टीपल अपील के कारण देखने को मिलता है। जैसे हाँ ये काफ़ी प्रॉब्लम है, तो हियरिंग अच्छे से हो, सब चीज़ हो, ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर कम किया जा सकता है। और जो पुअर केस मैनेजमेंट, वीक कंप्लियंस, एक सारे के कारण जो है ना ये सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है। फिर हम लोग देखते हैं डिफिशियंसीज इन जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये भी एक मेजर इशूज़ है अभी भी जो हम लोग का। एक तरह से देखा जाए तो डिजिटाइजेशन के एज में अगर आप डिजिटल चीज़ों को यूज नहीं कर रहे हो तो अभी आप अपने आप में पीछे हो, ठीक है। एआई का यूज करना चाहिए, ये सब आप रिकमेंड कर सकते हो, टेक्नोलॉजी का इफेक्टिवली यूज करना चाहिए। तो यही कारण है, ताकि जैसे होता है ना कि
एआई का यूज करके आप एक्सेल हो गया, या फिर एआई का यूज करके आप एक डेटा ट्रेंड को समझ सकते हो कि कितने केसेस हैं, कौन से अलग अलग कैटेगरीज के केसेस हैं, तो इस तरह से उसका यूज करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, स्टाफ को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। ठीक है, बेसिक एम्यूनिटीज़ जो लोअर कोर्ट में है वो लिमिटेड है, उसको और थोड़ा सा इन्हांस करने का ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह से खैर अभी इस चीज़ पे काफ़ी चल रहा है, एंड बहुत सारे ऐसे जो कोर्ट्स देखने को मिलते हैं वो पेपरलेस भी हो रहे हैं। ठीक है, डिजिटाइजेशन को हाई लेवल पे अडोप्ट कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एक काफ़ी मेजर इशू है, क्योंकि जीडीपी का 0.1% जो है ये जुडिशरी पे किया जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ना 2% ऑन डिफेंस, तो मतलब डिफेंस एंड जुडिशरी पे काफ़ी अभी भी जीडीपी का कम यूजेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, स्पेंडिंग। गवर्नमेंट जो है एज ए लिटिगेटर, तो गवर्नमेंट एजेंसी जो है ना रिस्पॉन्सिबल है फॉर अराउंड 50% लिटिगेशन। मतलब गवर्नमेंट का ही ऐसे केसेस हैं जो काफ़ी सही से क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो अपने आप में ये प्रॉब्लम है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन जुडिशल पेंडेंसी। जुडिशल पेंडेंसी है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट अगर कॉमन सेंस से सोचो, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, तो इस पे हम लोग क्या करते हैं कि स्टेक होल्डर अप्रोच लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो जुडिशल पेंडेंसी के कारण आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले तो पीपल्स इफेक्ट होंगे। ठीक है, पीपल्स इफेक्ट होंगे, हमारा इकोनॉमी इफेक्ट होगा। ठीक है, इट मीन्स कि ये सोसाइटी हो गया, इकोनॉमी हो गया। ठीक है, ये इन्वायरमेंट भी आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग इसमें और क्या ले सकते हैं, तो ठीक है, एंड जस्टिस तो है ही, सोसाइटी में हार्मनी तो है ही। ठीक है, तो सोसाइटी पे ओवरऑल काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि केसेस तो इन्हीं का होता है। तो इस तरह से इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें। देखो जुडिशल पेंडेंसी केसेस में अगर हम लोग बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन एक मेजर इशूज है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बताया इन हुसैन खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 में, जिसमें बताया कि राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है ना ये आर्टिकल 21 में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कल भी शायद डिस्कस किए थे, तो इस चीज़ को समझ लेना, ये हुसैन खातून, इसको आप अच्छे से कहीं भी मेंशन कर सकते हो अपने मेंस के आंसर में। देन सोशल इम्प्लीकेशंस क्या है, कि जो वीकनिंग हो रहा है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो क्रिमिनल ट्रायल बोला जाता है ना कि डिले इन जस्टिस, तो जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे क्रिमिनल ट्रायल में डिले देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस कारण से जो है ना डिटरेंस भी कम होता है लोगों के बीच में, मतलब जो क्राइम किए हुए रहते हैं। देखो डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑन द पुअर। ठीक है, तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो है ना यहाँ पे देखने को मिला है कि 76% ऐसे अभी भी हैं रिकॉर्ड। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस देखो, मैंने तो देखा नहीं था, अभी बताया इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस कैसे हो सकता है। देखो ये दो तरह से हो सकता है। एक तो है कि एक तो डायरेक्ट हो सकता है, एक इनडायरेक्ट हो सकता है। यहाँ पे देखो इंक्रीज लिटिगेशन कॉस्ट, ये तो डायरेक्ट है ही, कि पार्टीज स्पेंड हैवली ऑन दी रिपीटेड हियरिंग हो गया, एडजमेंट हो गया, लॉयर फी हो गया। तो इस कारण से जो है एक तो लिटिगेशन कॉस्ट है, प्लस में स्टॉल प्रोजेक्ट लाइक लैंड एक्विजिशन हो गया, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हो गया, केसेस ब्लॉक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखो इनडायरेक्ट व्हाट आई वांट टू से। तो ये इनडायरेक्ट हो गया, कहने का मतलब कि कुछ भी केसेस होते हैं अगर इससे रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे डिले होगा, तो इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करेगा, हमारा जीडीपी को भी इम्पैक्ट करेगा, राइट। इरोजन ऑफ ट्रस्ट, ऑब्वियस बात है, अगर आप जस्टिस डिले करते हो तो जो पुअर पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शन है वो खास करके उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, उनको जो जुडिशरी पे ट्रस्ट है वो कम होते दिखता है। ठीक है, तो सिटीजन्स अपना जो कॉन्फिडेंस है जुडिशरी पे वो लूज़ करते हैं, एंड इस टाइम पे देखा जाता है कि जो एक्स्ट्रा लीगल मेथड है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, लाइक ब्लैक कोट सिंड्रोम, ये ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, एंड ये आप अच्छे से मेंस में कोट कर सकते हो। ब्लैक कोट सिंड्रोम में ये होता है ना कि बेसिकली जो लॉयर होते हैं वो पीपल्स पे, ठीक है, जो कॉमन पीपल हैं उन पे प्रेशर बनाते हैं। ठीक है, और प्रेशर क्रिएट करते हैं लोगों को, उससे पैसा एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरह से जो है एंड उनके केसेस जो हैं वो डिले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड इसी कारण से होता है कि इस कारण से आप क्या समझ सकते हो कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को और यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। देखो, तो जो जुडिशियल पेंडेंसी है ये भी कैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जो अभी हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखें वहाँ से रिलेटेड है, राइट। तो देखो द डिले इन डिलीवरिंग जस्टिस, ये हैज़ बिकम सो सिस्टमेटिक दैट इट कैन बी परसिव्ड एज अ न्यू डिफेंस। तो ऑब्वियस बात है, जहाँ पे कि मतलब ज़्यादा देर तक केसेस को पेंडिंग में किया जाता है, एंड उसका एक पार्टी जो होता है अपना फ़ायदा क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझ सकते हो। देन कुछ ऐसे स्कीम्स हैं और इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट इस केसेस को पेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए लिया गया है। ठीक है, जैसे नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म, ये 2011 में लाया गया था, जिसमें कि इसका मेन मोटो था कि जितने भी ऐसे
एरियर्स एंड डिलेज हैं उनको कम करो, ठीक है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को बिल्ड करना है, एंड साथ ही साथ प्रोसीड्यूरल रिफॉर्म लाना है। देखो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है ना, ये फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जुडिशरी, जैसे कोर्ट हॉल हो गया, रेसिडेंशियल यूनिट, ये सारा चीज़, लॉयर्स हॉल, ये सब बिल्ड करो, ठीक है। टॉयलेट की कहीं कहीं कमी देखने को मिलता है। प्लस में जो एक और चीज़ है कि फीमेल पार्टिसिपेशन जो है ना जुडिशरी में, ये भी कम है। रेयरली ही कि आप सुप्रीम कोर्ट में देखोगे कि जजेस हैं फीमेल्स, ठीक है। तो ये चीज़, फिर एक सबसे मेजर जो इस चीज़ को कर्व किया जा सकता है डिले को, यह है ई कोड के थ्रू, ठीक है। ई कोड मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में करके लाया गया है, जिसमें कि कोड को कंप्यूटराइज करना है, पेपरलेस बनाना है, ई फाइलिंग करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। वर्चुअल जस्टिस क्लॉक हो गया, ठीक है। इस तरह से कमर्शियल कोर्ट अंडर कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 के अंदर लाया गया, जिसमें कि जो कमर्शियल डिस्प्यूट है, ठीक है, कमर्शियल डिस्प्यूट इसको फास्टर डिस्पोजल करना है। इसमें क्या होता है कि कमर्शियल डिस्प्यूट का अलग ही मैटर है, अगर आप इसको डिले करते हो तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होते देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप के हैं, इसको अलग ही से डील करो, राइट। एंड हाँ, ठीक है। देन फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है, ये जो लॉन्ग पेंडिंग केसेस हैं या फिर हीनियस क्रिमिनल केसेस है, उसको जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से डिस्पोज करने का बात किया गया, जैसे एनआईए कोर्ट हो गया या फिर पॉक्सो कोर्ट हो गया, ठीक है। इस तरह के जो केसेस आते हैं पॉक्सो के अंदर, इसमें डील किया जाता है। अदरवाइज वही है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई, ठीक है। देखो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, जिसमें कि डिस्प्यूट जो है ना, उसको बाहर ही जो रेगुलर कोर्ट होते हैं, मेन कोर्ट होते हैं, उससे कहीं बाहर ही सेटअप कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए इस टाइप के केसेस को, ठीक है। मीन्स बेसिकली इसमें क्या आपको देखने को मिलता है, 3 प्रोसेस देखने को मिलता है, ये ऑलरेडी प्रीलिम से पूछा गया है, ठीक है, आई थिंक 2023 में। तो आर्बिट्रेशन हो गया, मीडिएशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देखो इसमें क्या था, जो एडीआर होता है, तो इसमें कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोग रहते हैं, इट मीन्स कि किसी भी एक्सपर्ट लोग हो गए हैं, फिर जजेज होते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वे फॉरवर्ड में अगर हम लोग बात कर लें, तो इसमें हम लोग को सेंट्रल अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, जैसे कि NJIA बताया गया, नेशनल जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी, जो जिस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसको यहाँ पे डील किया जाए। और ये प्रपोज किया गया था बाय द फॉर्मर CJI NV रमन्ना, ठीक है, 2021 में ही, ताकि जो प्लान है मैनेजमेंट क्रिएट किया जा सके इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इंडियन कोर्ट्स, ठीक। एंड साथ ही साथ जो पोटेंशियल AI है इन केस मैनेजमेंट, उसका यूज किया जाए, जो मैंने अभी डिटेल बताया था कि कैसे AI का हम लोग अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, डेटा मैनेजमेंट में। देन एडहॉक जजेस का अपॉइंटमेंट होना चाहिए टाइम टू टाइम, आर्टिकल 128 बताता है एंड 224A बताता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि बेसिकली जो रिटायर्ड जजेज हैं उनको एडहॉक जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में आप अपॉइंट कर सकते हो। देन सेटिंग टारगेट एंड टाइमलाइन, ठीक है। जैसा हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट को एक तो एनुअल टारगेट सेट करना चाहिए कि इस साल हम लोग को इतना जो केसेस है उसको हम लोग को डिस्पोज करना है, ठीक है, तो ओल्ड केसेस को, एंड बाकी जो न्यू केसेस हैं उसको भी। तो इस तरह से जो है ना इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोलिंग एडजर्नमेंट, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस है गारंटिंग एडजर्नमेंट ऑन फिल्म और टेक्निकल ग्राउंड, तो जो इसमें क्या होता है कि जुडिशल टाइम को कहीं ना कहीं वेस्ट करता है, और साथ ही साथ यही कारण होता है कि इसको हम लोग को और रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। एडजर्नमेंट प्रोसेस नहीं होता है कि चलो ठीक है बाद में आना, ये क्या मतलब हो गया, इसी कारण से तो और डिले होता है, ठीक है। तो और ये चीज़ ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है मूवीज़ वगैरह में, ठीक है। रिफॉर्मिंग लिटिगेशन प्रैक्टिस, इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट लिटिगेशन उसको कम करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ क्लियर लॉज ड्राफ्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है, एंड टाइमली कंप्लायंस इंश्योर करने का ज़रूरत है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग को ADR मैकेनिज्म है, ADR मैकेनिज्म आप लिखना भूलो ही, जब भी अगर इस तरह के आते हैं क्वेश्चंस, तो ADR मैकेनिज्म को मेंशन करना जरूरी है। तो हम लोग को ADR का मैकेनिज्म उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, लोकल रिजोल्यूशन उसको प्रमोट करने का ज़रूरत है, और साथ ही साथ जो अननेसेसरी लिटिगेशन है उसको कम करो, ठीक है। अदरवाइज केसेस तो बढ़ते ही रहेंगे। लीगल सर्विस अथॉरिटी को क्या यहाँ पे करना चाहिए कि प्री लिटिगेशन मीडिएशन देखना चाहिए, ठीक है, ताकि जो नए केसेस हैं, ठीक है, उस पर बेसिकली रेगुलेट किया जा सके। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन क्यों आया, क्योंकि ये न्यूज़ में था 5 ईयर कंप्लीट होने के कारण, ठीक है। सो नेशनल मेडिकल कमीशन जो है ना, ये इस्टेब्लिश किया गया एज ए स्टेचुटरी बॉडी, ठीक है, और ये है नेशनल मेडिकल कमीशन है 2019 के अंदर, और ये फोर्स में कब आया था, 25 सितंबर 2020। बट हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ये स्टेचुटरी बॉडी है, राइट, ठीक है। ये MCI जो है ना, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको रिप्लेस करता है, एंड बोर्ड ऑफ गवर्नर,
ठीक है। तो ये दोनों को डिजॉल्व करके फिर ये लाया गया था। आई थिंक इट्स ओके। हाँ, देखो, द कमीशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पर्सन्स टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन्स हैं, कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी। एक तो चेयरपर्सन हो गया, यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, यहाँ पे 10 ऐसे एक्स ऑफिशियो मेंबर देखने को मिलेंगे, एंड 22 पार्ट टाइम मेंबर रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो 22 10 एंड एक चेयरपर्सन, ठीक है। देखो, 4 ऑटोनोमस बोर्ड रहेगा इसमें नेशनल मेडिकल कमीशन के अंदर। तो जिसमें कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड रहेगा, एंड इथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड रहेगा इसमें, ठीक है। देखो, फंक्शन एनएमसी का क्या है, ठीक है। तो ये तो ज़रूरी है। एनएमसी का फंक्शन देखो तो पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये पॉलिसीज जो होते हैं ना उसको मेंटेन करता है एक हाई स्टैंडर्ड पे, मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन से, रिसर्च एंड प्रोफेशनल से रिलेटेड। हेल्थ केयर प्लानिंग को देखना, जिसमें कि जो हेल्थ केयर नीड है कहाँ पे कितना ज़रूरी है, रिसोर्स इफेक्टिवली यूज हो रहा है कि नहीं, तो यह सब चीज़ को, और एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखना ताकि जो स्मूथ फंक्शनिंग है बोर्ड एंड काउंसिल्स का उसको किया जा सके। साथ ही साथ जो कंप्लायंस एंड अपील्स हैं उसको हैंडल करना, उसको देखना, ठीक है। इथिक्स को मेंटेन करना, ठीक है। तो जो प्रोफेशनल कंडक्ट है उसको अच्छे से इन्फोर्स करना इथिकली वे में। फ़ी रेगुलेशन, ठीक है। तो होता है ना कि इलीगली फ़ी इम्पोज किया जाता है, तो उसको देखना कि 50% सीट जो है प्राइवेट एंड डीम्ड कॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। फिर लाइसेंसिंग का बात करते हैं, तो ये एक लिमिटेड लाइसेंस प्रोवाइड करता है टू कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। इशूज़ क्या है, इशूज़ बेसिकली मेंस पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक तो गवर्नेंस गैप है, इसमें आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। गवर्नेंस गैप है, स्टाफ की कमी है, एक प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन का कमी है, ठीक है। फिर रेगुलेट नहीं हो रहा है, इसमें जो जो रेगुलेट करना है वही यहाँ पे कमी होगा, ठीक है। इथिक्स ओवरसाइड करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से गवर्नेंस गैप में क्या है कि वीक अकाउंटेबिलिटी ड्यू टू बॉडी बॉडी डोमिनेटेड बाय डॉक्टर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे खुद कोई डॉक्टर है और किसी भी एक कमीशन का मेंबर है या फिर किसी भी बॉडी का मेंबर है, तो उसमें क्या होता है कि डॉक्टर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलता है, और इससे क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी जो होता है ना वो कम हो जाता है, राइट। सो इसमें पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एंड सोशल साइंटिस्ट हैं, इस तरह से आप देखने को मिलता है, ठीक है। तो एनएमसी को ये अलाउ करता है कि अपील ओनली फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, सिस्टमेटिक रिजेक्टिंग पेशेंट, ठीक है, इस तरह से। ओके। फी रेगुलेशंस में क्या है कि वही अभी जो हम लोगों ने देख लिया कि ओनली 50% ऑफ प्राइवेट सीट्स होना चाहिए, कंट्रोल फी फॉर ओनली 50% प्राइवेट सीट्स, एंड बाकी के जो बचे हुए हैं वो एक तरह से इस चीज़ को काफ़ी आप सुने हुए न्यूज़ में कि 50% कोटा, 50% कोटा। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है ना वो प्राइवेट सीटों में केवल 50% जो सीट्स होते हैं उसको ही रेगुलेट करती है। बाकी के जो सीट बचते हैं उसको इलीगली तरह से, या फिर बोल सकते हैं कि काफ़ी फ़ी लेकर के जो पुअर कैंडिडेट होते हैं और उनको एक तरह से एक्सटॉर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट होता है इस चीज़ में, तो इसको भी थोड़ा सा एनएमसी के अंदर थोड़ा सा अच्छे से डील करने का ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से फी 50% मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट कोटा से होता है, एंड देन प्राइवेट सीट्स होते हैं। फिर इथिक्स ओवरसाइट में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या कर रहा है कि विक डिसिप्लिनरी क्रिएट कर रहा है। इसमें क्या होता है कि जो बॉडीज़ होते हैं कभी कभी वो वहाँ पे जुडिशियल एक्सपर्ट देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कोई ऐसा फिक्स टाइमलाइन नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि बेसिकली जो कंसर्न होता है, इम्पार्शियलिटी होता है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। नेशनल मेडिकल रजिस्टर, तो नेशनल मेडिकल रजिस्टर में ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि बेसिकली एक सेंट्रल डेटाबेस होता है, ठीक है। तो एक सेंट्रल डिजिटल डेटाबेस होता है जिसमें कि सारे लाइसेंस डॉक्टर होते हैं ना, लाइसेंस्ड डॉक्टर, उनका जो डेटा है यहाँ पे मेंटेन रहता है। और कौन कौन से डेटा होते हैं, लाइक क्वालिफिकेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन स्टेटस हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ जो प्लेस ऑफ प्रैक्टिस है कि कहाँ पे किस जगह पे ये प्रैक्टिस कर रहे थे या आप कर रहे हैं, ये सारा चीज़ जो होता है इस नेशनल मेडिकल रजिस्टर में होता है। बट यहाँ पे देखो प्रॉब्लम काफ़ी है। प्रॉब्लम किस टाइप के हैं, एक तो है कि एक तो वेरी स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, वेरिफिकेशन काफ़ी स्लो होता है, ठीक है। और एक तो अपडेशन का प्रॉब्लम है कि टाइम टाइम पे अपडेट नहीं हो रहा है, ओके। एंड इससे क्या होता है कि एक अलग ही इसका कंसिक्वेंसेस देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सा कंसिक्वेंसेस मिल सकता है, तो समझ सकते हो कि अगर कोई अनवेरीफाइड या अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स पेशेंट को देखेगा तो हो सकता है उसका रिस्क हो जाए, लाइफ लाइफ थ्रेट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से
तो पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क इसमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो है इसका है। देखो कंक्लूजन में अगर हम लोग बात करते हैं तो एनएमसी को और भी अच्छे से स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है मेडिकल गवर्नेंस को, ठीक है। एंड जो एक्सेसिबिलिटी एंड इथिकल ओवरसाइट है, वो सारे प्रॉब्लम्स उसको एक अच्छे तरह से डील करने की ज़रूरत है। तो बस यही है, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, कंपिटिटिवनेस, हेल्थ केयर होना चाहिए, साथ ही साथ जो ग्लोबल बोल सकते हैं कि केसेस हैं या फिर केस स्टडी हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये सब डील करना चाहिए अपने प्रॉब्लम को, ठीक है। देखो न्यूज इन शॉर्ट्स हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इंडियन एंड फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम्स, तो ऐसे बोला जाता है ना, मेंस में तो पूछा ही जाता है कि आप फ्रेंच हो गया, यूएस हो गया, ठीक है, इस तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इंग्लैंड का हो गया, आप कंपेयर करो। तो यहाँ पे देखो हम लोग देखते हैं आज इंडिया एंड फ्रेंच पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंच पार्लियामेंट वोटेड टू रिमूव द गवर्नमेंट अलोंग द प्राइम मिनिस्टर्स, क्रिएटिंग पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन कंट्री। तो इसी कारण से न्यूज में था, ठीक है। तो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए ऐसे वोट किया गया था। तो देखो कंपेरिजन बिटवीन द इंडियन एंड द फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे सिमिलैरिटीज बेसिकली क्या क्या है वो पहले समझो। तो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दोनों जगह पे, ठीक है, विद द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट, एंड बाई कैमरल लेजिस्लेचर है जो कि डेमोक्रेसी पे बेस्ड है, डेमोक्रेसी प्रिंसिपल पे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि फ्रेंच से लिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। देखो डिफरेंसेस क्या है यहाँ पे। तो इंडिया में अगर हम लोग बात करते हैं तो पार्लियामेंट्री रिपब्लिक होता है जिसमें कि एग्जीक्यूटिव जो होता है सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है जो कि पीएम होते हैं, एंड प्रेसिडेंट जो होता है ना, ये सेरेमोनियल इन नेचर होता है, ठीक है। फ्रांस में वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो सेमी प्रेसिडेंशियल होता है जहाँ पे दो ठे एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है, एक तो प्रेसिडेंट एंड एक प्राइम मिनिस्टर। ओके, देखो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल बेसिकली। कैसे इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट को, ये हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इंडिया के बारे में तो कहना ही नहीं है, यू नो वेरी वेल, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सेक्रेट बैलेट के थ्रू। जबकि डायरेक्ट इलेक्शन बाय यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज वो फ्रांस में देखने को मिलता है, फ्रेंच में। देखो चूजिंग रिमूविंग प्राइम मिनिस्टर्स कैसे यहाँ पे चूज किया जाता है, यू नो वेरी वेल कि ये तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है बेसिकली यहाँ पे एमपी के थ्रू, ठीक है। तो पीएम इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा एंड द मस्ट रिटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, ठीक है। जबकि वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं तो पीएम अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, जो कि असेंबली कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, ओके। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, देखो फेडरल डिजाइन का बात करते हैं तो इंडिया में क्वासी फेडरलिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे यूनिटरी एंड फेडरल दोनों नेचर है, ठीक है, सेंट्रल स्टेट। वहाँ पे है फ्रेंच में सेंट्रलाइज यूनिटरी मेथड है, ठीक है। जबकि ठीक है, तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी विथ लोकल गवर्नमेंट एज सेंट्रलिज्म, ठीक है। अप्रोच टू सेकुलरिज्म का अगर हम लोग बात करते हैं तो पॉजिटिव अप्रोच है इंडिया में, ठीक है, स्टेट मेंटेन करता है न्यूट्रलिटी, बट कभी कभी इंटरवीन भी कर सकता है, ठीक है, रिफॉर्म में, जैसे कि अनटचेबिलिटी को हटाना। जबकि फ्रेंच में अगर हम बात करते हैं तो ये स्ट्रिक्ट सेपरेशन है ऑफ द रिलीजन एंड द स्टेट, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलो विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन अब हम लोग देख लेते हैं जो कि लास्ट है इस आई थिंक सितंबर मंथ का। तो डिक्लेरेशन अडॉप्टेड एट द 20th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ठीक है। तो नेशनल ई गवर्नेंस का नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था 20th नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसमें डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया जिसमें कि इसको बोला गया कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच टू स्ट्रेंथन सिविल सर्विसेज विथ डिजिटल कॉम्पिटेंसीज एंड एजाइल डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क। तो देखो बेसिकली ये है क्या, ये इसको हम लोग थोड़ा सा एक सिंगल वे में समझते हैं। व्हाट इज़ द क्रक्स ऑफ दिस विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन। तो इसको ऐसे समझो कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं को होस्ट का, कि इसमें होस्ट कौन कौन थे। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट तो रहेगी ही, ठीक है। एक था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मीटी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड एक और थे जो बोलते हैं हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस, ठीक है, DARG, DARPG, ठीक है। तो ये तीनों जो है ना इन लोगों ने इन्होंने होस्ट किया था, ठीक है। अब देखो इसका पर्पस क्या था, बेसिकली एक स्ट्रेटजिक रोड मैप क्रिएट करना था इंडिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के, जिसमें कि जो विकसित भारत 2047 है उसको उसके एजेंडा पे, ताकि यहाँ पे ये हो सके कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस हो सके, ठीक है। तो इस चीज़ का पर्पस था, इस चीज़ का मोटो था। तो इसमें अगर हम लोग नेशनल विजन का बात करते हैं तो इंक्लूसिव होना चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस होना चाहिए। टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस का यहाँ पे बात किया गया है, जिस तरह से अभी
एआई हो गया, एमएल हो गया, ठीक है, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ठीक है, जीआईएस, आईओटी, डेटा एनालिटिक्स, इसका जो अभी एक एरा चल रहा है उसका अच्छे तरह से हम लोग को डिलीवर करना, अच्छे तरह से यूज करना, ठीक है। मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, ठीक है, रियल टाइम में होना चाहिए, सेक्टर स्पेसिफिक सिटीजन सर्विस होना चाहिए, जिस जगह पे जो ज़रूरत है उसका उस टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज करो, ठीक है। इथिकल एंड ट्रांसपेरेंट वे में होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज इट कैन ब्रीच दी ऑटोनॉमी, ठीक है, ऑफ द पर्सनस, राइट। सो ये चीज़ है। डिजिटल इंडिया भासनी जो है एक इसका मेजर एग्जांपल है, डीजी यात्रा हो गया, नेटब्रिस V2 हो गया, इस तरह से जो है ना हम लोग एग्जांपल कोट करते हैं। देखो रिप्लिकेशन ऑफ सक्सेसफुल मॉडल्स का बात करते हैं तो कुछ ऐसे नेशन वाइड स्केलिंग मॉडल्स हैं वो अभी जैसे संपदा 2.0 MP में देखने को मिलता है, ई खाता, ठीक है, बेंगलुरु में, रोशनी ग्राम पंचायत, ये महाराष्ट्र का है, ठीक है, ड्रोन एनालिटिक्स मॉनिटरिंग सिस्टम्स, ये सब जो है ना बाई NHAI। तो इस तरह से जो है अभी इंडिया में चल रहा है एंड इसका सक्सेसफुल देखने को मिला है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग बात करते हैं बेसिकली इस डिक्लेरेशन का फीचर्स का, तो एक तो ऐसे समझो शॉर्ट्स में कि इंक्लूसिव सिटीजन सेंट्रिक डेटा डिजिटल गवर्नेंस होना चाहिए, ठीक है। एंड इसी तरह से हम लोग बात करते हैं, जैसे ये भी है ना कि कुछ ऐसे रीजन जो है इंडिया में वो अभी भी बेसिकली इस मेन स्ट्रीम में नहीं है, या उनको अभी भी डिजिटल गैप ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, लद्दाख हो गया, यहाँ तक कि इनको तो नेट का एक्सेस ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस चीज़ को थोड़ा सा कर्व करने की ज़रूरत है, डिजिटल कंपिटेंसीज को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो डेटा ड्रिवन गवर्नेंस अच्छे से होना चाहिए, ठीक है, डिजिटल स्किल होना चाहिए विद इन सिविल सर्वेंट। तो इस तरह से जो है ये चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी का तो यूज हम लोग करेंगे ही, ठीक है, इथिकली होना चाहिए। इसका इम्पैक्ट का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये डिजिटल डिवाइड जो ज़्यादा इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है, लोगों के बीच में, और हम लोग कल देखे थे कि किस तरह से जो है अर्बन रूरल में जो है ना अभी भी इंटरनेट का कमी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो कम होगा, ठीक है। साथ ही साथ जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें अगर हम लोग ट्रेनिंग देंगे तो लोगों का और जॉब क्रिएशन वो और थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस कोर इशूज़ को, ठीक है। साथ ही साथ जो पब्लिक सर्विस है उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो ग्रास रूट इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, जैसे यहाँ पे ये बताया गया कि जो जियोग्राफिक आउटरीच हो गया टू रीजन विद द कनेक्टिविटी चैलेंज, तो जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये अंडर NESDA फ्रेमवर्क के अंदर इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड फिर नेशन वाइड एक्सपेंशन ऑफ सक्सेसफुल पंचायत डिजिटल मॉडल, जिसमें कि डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम को लॉन्च करो, ठीक है, वुमेन का टारगेट करो, यूथ को, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग है इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर पाएंगे। साइबर सिक्योरिटी रेजिलियंस जो है इस पर जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, फोकस ऑन जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, पोस्ट क्वांटम सिक्योरिटी एंड AI इनेबल्स मॉनिटरिंग करना है, ठीक है। साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट डिफेंस है, सिटीजन सर्विस प्लेटफॉर्म है, इसको प्रोटाइज करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी का बात करते हैं तो नेशनल एग्री स्टैक्स जो है फॉर बेटर एक्सेस टू क्रेडिट, ठीक है, ये हम लोग एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं। तो इसको क्या है कि इसको और थोड़ा सा एडवाइजरीज एंड मार्केट लेवल पे लाने का जरूरत है, क्या नेशनल एग्री एस्टेक्स का, ठीक है। ये बेसिकली क्रेडिट प्रोवाइड करता है जिससे कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको थोड़ा सा एक्सेस हो सके, ये सब चीज़ें, ठीक है। पोस्ट अदर अगर कोलेब्रेशन का बात करते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट हो गया, इंडस्ट्री हो गया, एसकेल डिजिटल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। बेसिकली फॉर द डिजिटल सॉल्यूशन ये लोगों को आने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो विशाखापट्टनम एज IT इनोवेशन हब एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हो रीजनल हब डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है जिसमें कि ये विशाखापट्टनम है। देन रिलेटेड न्यूज़ का बात करते हैं तो वर्ल्ड फर्स्ट AI मिनिस्टर अपॉइंट किया गया इन अल्बानिया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हो। तो एन AI जनरेटेड बॉट विल मैनेज एंड अवार्ड ऑल पब्लिक टेंडर्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। तो समझ सकते हो AI कितना एडवांस हो चुका है, जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी एंड मिनिमम करप्शन हो सके ऐसा एम किया गया है। देखो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जाम्पशंस ऑर्डर 2025 आया, ठीक है। ये बेसिकली ऑब्वियस बात है कि होम अफेयर्स के अंदर आएगा, और ये इन्होंने नोटिफाई किया कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एग्जाम्पशंस ऑर्डर 2025 अंडर द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर एक्ट 2025, ठीक है। तो ये एक्ट नया आया है, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। इसका हाईलाइट का अगर हम लोग बात करते हैं की हाईलाइट ऑफ द ऑर्डर, तो ये एग्जाम्पशन देता है ऑफ द पासपोर्ट एंड वीज़ा, किसके लिए है, तो एक तो इंडियन आर्म फोर्स जो है ना जो ड्यूटी कर रहे हैं बेसिकली, एंड इंडियन हो गया, नेपाली हो गया, भूटानीज सिटीजन्स हो गए स्पेसिफिक बॉर्डर पे, उनको ये बेसिकली एग्जाम्पशन देता है, ठीक है, कि आपके पास पासपोर्ट वीज़ा नहीं है तो फिर भी आप आ सकते हो।
तिब्बतन जो है विद वैलिड रजिस्ट्रेशन एंड स्पेसिफिक परमिट वो आ जा सकेंगे, ठीक है। साथ ही साथ स्पेसिफिक रिलीजियस माइनॉरिटीज लाइक हिंदू, सिख्स, बुद्धिज्म, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस, ये कहाँ कहाँ से होना चाहिए, किस स्टेट से, ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रॉम द अफगानिस्तान, राइट, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो श्रीलंका नहीं है, जो कि काफ़ी जियो पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग देखते हैं कि एक मेजर इशू है, एंड बोला जाता है, ऐसे डिबेट होता है, ठीक है, कि श्रीलंका के को भी इसको यहाँ पे ऐड करना चाहिए। बट जो सिंहलीज एंड तमिल्स होते हैं ना, उन पे ये डिस्प्यूट देखने को मिलता है। क्यों ऐसा होता है ना, मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये अपना इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि बहुत सारे ऐसे जो तमिल्स थे यहाँ पे, श्रीलंकन तमिल्स, तो यहाँ पे आकर के रहते हैं तमिलनाडु वाले एरिया में। तो तमिलनाडु वाले एरिया में रहते हैं और ना यहाँ पे क्लेम करते हैं कुछ भी, और गवर्नमेंट भी जो है इनको छोड़ देती है कि चलो ठीक है, आप यहाँ पे रह रहे हो, अपना जो भी ऑक्यूपेशंस और ये चीज़ कर रहे हो, फिर वो आपस चले जाएंगे। तो इस कारण से जो है कि उनको स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता। जबकि अगर यहीं पे बात करते हो, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान किधर चला गया, ये रहा, एंड कुछ ठीक है, बांग्लादेश वाले, ये रीजन हो गए। तो यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं इस तरह की जो यहाँ पे मेंशन है, इनको यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि ज़्यादा सप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो इसी कारण से ये इनको यहाँ पे लाया गया है। हो सकता है इन फ्यूचर की श्रीलंका से भी जो आते हैं यहाँ पे माइग्रेट करके, इमिग्रेट करके, उनको शायद फ्यूचर में भी ऐसा मिल जाए, ठीक है, बट अभी ऐसा है। ओके, एग्जाम्पन्स नहीं है, इट मीन्स वीज़ा एग्जाम्पन्स ऑल्सो अप्लाई टू किस पे, फॉरेनर होल्डिंग डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स पासपोर्ट, ठीक है। और वैसे जो एलिजिबल हैं फॉर वीज़ा ऑन अराइवल्स, और कुछ ऐसे फॉरेनर मिलिट्री पर्सनल्स हैं, ठीक है, सॉरी। तो ओके, इस तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा अक्टूबर, सॉरी, सितंबर मंथ का हम लोगों ने कर लिया। अक्टूबर का तो पहले ही किया हुआ है। सो इफ़ यू वन न्यू, यू कैन डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल, ठीक है। देन अब हम लोग देख लेते हैं अगस्त मंथ का, ठीक है। अगस्त मंथ का हम लोग देखते हैं एक एक करके। और एक सेकेंड, ये हमारा है, इसको ऐसे समझो, ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025, अभी तो हम लोग देखे थे ना सितंबर, यही फ़ायदा होता है, समझ रहे हो बात को। अभी सितंबर में हम लोग इसका देख लिए 130, ठीक है, जिसमें कि बात किया गया था कि जो भी ऐसे एमपीज़ हैं, अगर वो 30 डेज तक, या फिर उन पर क्राइम है, या फिर ऐसे कुछ केसेस हैं, अगर वो 30 डेज तक कन्विक्टेड होते हैं तो उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। इट मीन्स कि अब वो जेल में रहेंगे 5 साल तक, ठीक है, 5 ईयर तक। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जो अगर हम लोग अपडेटेड था, अब हम लोग जो सितंबर का पढ़े वो अपडेटेड ऑलरेडी पढ़ रही हैं, तो इसको पढ़ने का कोई वैसे ज़रूरी है नहीं, वैसे हम लोग ऊपर ऊपर देख लेंगे, ठीक है। अब देखो, द प्रमोशन ऑफ रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग्स, ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी अक्टूबर मंथ में देख लिया था, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर में हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन से गेम रेगुलेटेड हैं, नहीं है, ठीक है। तो फिर भी इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025, एंड देन जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2025, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। एंड देन कमर्शियल प्रोहिबिटेड स्पीच नॉट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। एंड देन रूल्स फॉर ओसीआई कार्ड, ये हम लोग पढ़ते हैं ना पॉलिटी लक्ष्मीकांत में, तो इसको तो समझ लेना। इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट ऑपरेशन, ठीक है। चलते हैं हम लोग देखते हैं इसको। तो देखो, पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस, तो 130th अमेंडमेंट बिल 2025 लोकसभा में लाया गया था, इसको हम लोग बहुत जल्दी जल्दी ऊपर देखेंगे। ये बेसिकली बिल जो है ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड फॉर द रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स एंड एनी अदर मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, या फिर यूटीज, ठीक है, ओके। बिल प्रपोज किया गया सिग्निफिकेंटली अमेंडमेंट टू द आर्टिकल्स, किस किस को इसमें अमेंड किया जाएगा, आर्टिकल 75, 164 एंड 239 करके इस बिल को लाया गया। और यहाँ पे देखो, ये मेंस का ट्रेंड को हम लोग देखेंगे कि मेंस में कैसे इस तरह से पूछता है। पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सेम प्रोविजंस लाया गया, ये एक्सटेंड होगा टू द यूटीज ऑफ द पुदुचेरी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे असेंबली है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, इस कारण से। तो ठीक है, ओके। और ये पावर दिया गया प्रेसिडेंट को। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025, ये अल्सो अप्लाइज द सेम प्रोविजंस टू द जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और जिसमें कि एलजी अलाउ करता है एलजी को टू रिमूव द सीएम एंड मिनिस्टर्स, ओके। ऑल थ्री बिल जो है ना, ये रेफर किया गया टू द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, कि आप इस चीज़ को देखो, किया जाता है ना रेफर, अलग अलग कमेटी होते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी।
तो इस चीज़ में देखो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में ये देखने को मिल रहा है, अभी जिसको हम लोग डिटेल में देखें तो कैसे ये बढ़ते ही गया है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पे देखो ये इसका ट्रेंड कैसे रहा है, 2025 में तो और भी ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। ओके 2024 में भी डेटा नहीं आया 2025 का। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025 का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें तो यही था क्रक्स कि सीएम हो गए, पीएम हो गए। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि पीएम यहाँ पे बाहर है क्या, एक्सक्लूडेड है क्या, तो नहीं इंक्लूडेड है, ठीक है। विल बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इफ दे आर अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी फॉर 30 कंसिक्यूटिव डेज, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझ लिए, तो उनको फिर क्या होगा कि पनिशबली 5 और मोर ईयर्स के लिए इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाएगा। ऑल्सो अप्लाई टू द प्राइम मिनिस्टर, राइट। प्रोसीड्यूरल फॉर रिमूवल अगर हम लोग बात करते हैं तो फॉर यूनियन मिनिस्टर्स एक्सक्लूडिंग पीएम, यहाँ पे क्या है, कैसे इसको रिमूव किया जाएगा, ठीक है, इसका प्रोसेस देखना है। तो प्रेसिडेंट मस्ट रिमूव द मिनिस्टर्स ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस। तो जो भी कुछ होता है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे होता है, वो वर्क करते हैं प्रेसिडेंट। तो ये चीज़ है, और ये बाय द 31st डे ऑफ डिटेंशन, तो 31वां दिन कर दिया, 30 दिन तक देखे कि अच्छा अंदर है, 31st डे इसको हटा दो, ठीक है, इस तरह से। इफ़ नो एडवाइस इज गिवन, अगर एडवाइस दिया ही नहीं गया हो तो मिनिस्टर विल ऑटोमेटिकली सीज टू होल्ड ऑफिस फ्रॉम द 31st डे, ठीक है। दे रहे हो तो ठीक है, नहीं दे रहे हो तो भी ठीक है, ठीक है। इट मीन्स कि आपको बाहर जाना है। फॉर द स्टेट मिनिस्टर्स, जिसमें कि सीएम को छोड़ करके, तो सीएम क्या करेंगे, वो एडवाइस देंगे गवर्नर को, ठीक है। तो इस तरह से यही चीज़ है, सेम ही प्रोविजन है, बस सीएम पीएम चेंजेस है। दिल्ली मिनिस्टर्स में अगर बात करते हैं तो सीएम छोड़ करके, क्योंकि सीएम बताएगा उसको, ठीक है, इस प्रेसिडेंट को बताएंगे कि आप ऐसे ऐसे कर दो रिमूवल प्रोसेस। देन ओके, नो एडवाइस स्टैंडर्ड्स द मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली सजेस्ट टू, ठीक है, वही सेम प्रोसेस है। देन इफ फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स और द चीफ मिनिस्टर्स, अब देखो दोनों चीज़ तो यहाँ पे एक्सक्लूडेड था, बट अब इनका चांसेस आता है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स मस्ट टेंडर दियर रिजिग्नेशन बाय द 31st, खुद से अपने से दे दो, ठीक है। यदि वे रिजाइन नहीं देते हैं तो उनका क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो ऑफिस होल्ड कर लिया जाएगा। नो बार ऑन द री अपॉइंटमेंट, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर इज अलाउड आफ्टर द रिलीज फ्रॉम द कस्टडी। तो ठीक है, 5 साल के बाद करो, तब तक फिर नए इलेक्शन होने लगेंगे, राइट। तो इस तरह से है। आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ द बिल, बिल के फेवर में क्या क्या आर्गूमेंट दिया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड इथिकल गवर्नेंस अपहोल्ड करेगा, ये हमारे मेंस पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसे डिबेटेबल क्वेश्चंस आस्क इन जनरल इंटरव्यू, ठीक है। तो इस तरह से तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड इथिकल गवर्नेंस को इंश्योर करेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट इन मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में बताया गया, और ये बेसिकली इंडिकेट दिया गया कि जो मोरालिटी जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का इंट्रिंसिक पार्ट है, ठीक है। और इस वजह से बोला जाता है कि जो कोई भी पर्सन है या सीरियस क्राइम चार्जेज है उस पर, तो उसके अगेंस्ट ये होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है कि ये पब्लिक ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करता है, और दिस मेजर जो है ना सीन एज ए स्ट्रॉन्ग स्टांस अगेंस्ट द करप्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन। तो सही है अगर अच्छे से अप्लाई हो जाए तो, विदाउट टारगेटिंग एनी ऑपोजिशन एंड ऑल। देखो गुड गवर्नेंस का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये गुड गवर्नेंस में कैसे ये करेगा, तो जो गवर्नेंस फ्रॉम जेल है, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है, ठीक है, विद अकाउंटेबिलिटी एंड एड्रेस करेगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल गैप है अकाउंटेबिलिटी में, उस तरह से। तो जो बेसिक गैप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, गवर्नेंस में, उस चीज़ को यहाँ पे इम्प्रूव किया जाएगा। और साथ ही साथ ब्रिजिंग लीगल गैप, तो 1 सेकेंड, ब्रिजिंग लीगल गैप में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आरपीए एक्ट है वो डिस्क्वालीफाई कैसे करता है, सारा प्रोविजन हम लोगों ने अभी देखा भी था, सेक्शन 8 एंड 11, ठीक है, सेक्शन 8 एंड 11। तो यहाँ पे यही है कि केवल जो कन्विक्टेड पर्सन है कि कन्विक्ट होने के बाद ही उनको हटाया जाता है, ये आरपीए एक्ट के अंदर। तो ये बिल क्या एड्रेस करेगा कि एक बेसिकली एड्रेस करेगा इंटरिम पीरियड ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो कि एक क्रूशियल लीगल गैप को ब्रिज करेगा, ठीक है। फेयरनेस विथ अदर एम्प्लॉयज, ये बेसिकली मेंस पार्ट का है, तो उतना यह नहीं बिल है, तो बाकी ये चीज़ हम लोग अभी देखे थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे लीगल फ्रेमवर्क हैं डिस्क्वालिफिकेशन का, ये बार बार रिपीटेशन था। जैसे देखो अभी हम लोग सेक्शन 8 बोले भी थे, इसको पढ़े भी हैं, तो इसको पढ़ने की बार बार कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई भी पर्सन अगर इम्प्रिजनमेंट है 2 ईयर्स या ज़्यादा के लिए तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लिली थॉमस ये पढ़े थे, मनोज नरूला 2014 में इंडिकेट कर दिया गया कि कोर्ट नोटेड नो लीगल बार अगेंस्ट अपॉइंटिंग मिनिस्टर्स विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड, but stated that the PM should consider avoiding individuals with criminal
एंटीसीडेंट्स कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसे जिस पे क्राइम है, ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन या क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो ऐसा नहीं है कि उसको कोर्ट बार कर देगा, ठीक है। बट ये बोल सकते हैं कि मोरली ये था कि पीएम को ये चीज़ कंसिडर करना चाहिए कि कोई भी ऐसे जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं उनको यहाँ पे अपने पार्टी में डालना नहीं चाहिए, या फिर इन लोगों को अवॉइड करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ओके। PIL of the Public Interest Foundation 2018, court cannot add new disqualification ground beyond laws recommended, ठीक है, ऑन पार्लियामेंट। तो ठीक है, बेसिकली ये बोला गया कि पार्लियामेंट का थोड़ा सा यहाँ पे ऑटोनॉमी राइज देखने को मिलता है, और पार्लियामेंट एक लॉ बना है तब जा करके, नहीं तो कोर्ट अपना सुओ मोटो टाइप से जो एक्शन लेता है ना, इस चीज़ को यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो PIL ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन 2018 का केसेस। अब वे फॉरवर्ड में कुछ बेसिकली है नहीं, ये मेंस पॉइंट से है। तो इंटरिम सस्पेंशन होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल है यहाँ पे स्ट्रेंथन होना चाहिए कि जब जो कोई भी ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड का है उसको अवॉइड करो, ठीक है। और यहाँ पे देखो इंटरिम सस्पेंशन में अगर हम बात करते हैं तो रेदर देन आउटरीच रिमूवल लॉ कुड प्रोवाइड इंटरिम सस्पेंशन ऑफ मिनिस्ट्रियल, ठीक है। तो बेसिकली बीच में कि चलो आप जब तक ऐसा अगर आपके केस से ट्रायल हो रहा है तो इस चीज़ को यहाँ से अभी आप इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करोगे, ठीक है। ओके। लॉ कमीशन रिकमेंडेशन अलग अलग है, ठीक है। जैसे रिकमेंड करता है कि फ्रेमिंग अ चार्ज फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल बाई अप टू 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन होना चाहिए। शुड बी मेड एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन, तो इतना तो है ही, बट कुछ और डिस्क्वालिफिकेशन सेट करने की जरूरत है। मेकिंग बेल रूल, ठीक है, नोट अ जेल, ये सजेस्ट करता है कि मेकिंग बेल रूल एक्सेप्ट इन हेनियस वायलेंट क्राइम, ठीक है। तो मतलब अगर हेनियस क्राइम नहीं है तो एक तरह से बेल जो है उसको रूल बनाओ, अदरवाइज बाकी अगर हेनियस क्राइम है तो जेल में डालो, राइट। ओके। फास्ट ट्रैकिंग क्रिमिनल केसेस, फास्ट ट्रैकिंग क्रिमिनल केसेस होना चाहिए, ठीक है। फिर एस्टेब्लिशिंग इंडिपेंडेंट रिव्यू मैकेनिज्म, लाइक ट्रिब्यूनल्स हो गया, जुडिशियल पैनल हो गया, इस तरह से बैठेंगे और देखेंगे कि किस तरह का ये है, ठीक है, कितना क्राइम है, कि कौन से कैंडिडेट कैसा है, ठीक है, रिमूवल क्या प्रोसेस होना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑन पब्लिक गेमिंग एक्ट 2025, इसको हम लोग देख लिए थे, राइट। तो ये देखो आर्टिकल 170 जो है ना, स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल, इसमें 117 क्लॉज 1 एंड द 117 क्लॉज 3 इसमें बताया गया है। आर्टिकल 171 में ये कवर करता है कि मैटर्स इन एडिशन टू अदर्स लेजिस्लेटिव प्रोविजंस, जैसे कि आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में बताया गया है, जिसमें कि बेसिकली प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं एंड कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, ठीक है। तो इस तरह से प्रायर प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। फिर 173 जो है ना, ये स्टेट करता है कि दैट बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शैल नॉट बी पास्ड बाई आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब यहाँ पे वोटिंग का प्रोसीड्यूर नहीं है, ठीक है। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कुछ यहाँ पे निकालना तो देखो पार्लियामेंट ने पास किया प्रमोशन ऑफ रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एंड 2025, ओके। एंड देन इसका एम क्या था बेसिकली इस एक्ट का, तो एक तो रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करना, रेगुलेट करना, प्रमोट करना, ठीक है, और इनकरेज करना ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर्स को फॉर इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे कुछ ऐसे गेम्स को प्रोविजंस इसमें है, ठीक है। इससे क्या होता है कि एक इंश्योर करता है सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल डिजिटल इन्वायरमेंट फॉर ऑल सिटीजन्स, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था इन द हाउस एज अ फाइनेंशियल बिल, किसमें, तो आर्टिकल 171 एंड 173 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वाई वॉज द एक्ट नीडेड, तो ये एक्ट जरूरी क्यों था, तो एक तो कि एडिक्शन एंड फाइनेंशियल ड्यून, ठीक है। यहाँ पे ये है कि बेसिकली जब कोई एडिक्टेड हो जाता था इस चीज़ में, ठीक है, लोग या फिर कोई कोई इस गेम में, तो इससे क्या होता था कि फाइनेंशियल लॉस ज़्यादा देखने को मिलता था, ठीक है। और साथ ही साथ तो ये तो अलग ही था। तो ऑनलाइन गेमिंग इनकरेज करता था कंपल्सिव प्लेइंग एंड क्विक प्रॉफिट, जो ये क्या करता है कि ऐसा एक हम लोग को अट्रैक्ट करता है कि अरे इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, पैसा है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, और इससे क्या होता है एडिक्टेड हो जाते हैं लोग, ठीक है। और यही कारण होता है कि यहाँ पे कर्जे में चले जाते हैं, डेप्ट डिस्ट्रेस हो जाते हैं, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑनलाइन जो मनी गेम है वो निगेटिवली अफेक्ट किया 45 करोड़ पीपल्स को, जो कि एटलीस्ट 20,000 करोड़ मनी लॉस इससे भी कहीं ज़्यादा देखने को मिला है। मेंटल हेल्थ पे अलग ही इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है।
तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज WHO ने क्लासीफाई किया कि गेमिंग डिसऑर्डर जो है ना, ये एक हेल्थ कंडीशन को क्रिएट कर रहा है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ के अंदर, ठीक है। तो इसमें देखो गेमिंग डिसऑर्डर जो है ना, ये पैटर्न है जिसमें कि ये देखने को मिलता है कि लॉस ऑफ कंट्रोल होता है, फिर डेली एक्टिविटीज़ को इग्नोर कर देते हैं, जैसे आप इसमें ऐड कर सकते हो लाइक मेडिटेशन, योगा, ठीक है। परसिस्टेंस डिस्पाइट हार्मफुल कंसिक्वेंसेस इसका लगातार देखने को मिलता है। क्लोजिंग लीगल लूपहोल्स, ठीक है। तो जो गैम्बलिंग एंड बेटिंग है वो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टेड है कुछ लॉ के अंदर, ठीक है, जैसे कि भारतीय न्याय संहिता 2023, और भी कुछ अलग अलग स्टेट्स अपना लेजिस्लेशन ला करके इसको कर्ब किया है। बट ऑनलाइन डोमेन में जो गेम है वो अभी भी अनरेगुलेटेड है, ठीक है। तो इस चीज़ को कर्ब करना जरूरी है। बहुत सारे ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म जो है ना ऑपरेट किया जा रहा है ऑफशोर जुरिस्डिक्शन से, ठीक है। मीन्स जुरिस्डिक्शन से बाहर जा करके कुछ ऐसे इसको ऑपरेट किया जा रहा है, तो इसके अंदर में आता ही नहीं है। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड इंटर स्टेट इनकन्सिस्टेंसीज एक मेजर चैलेंजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखो एक थ्रेट ये क्या है, नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। ऑब्वियस बात है ना कि बहुत सारे ऐसे आप देखते हो, फॉर एग्जांपल फ्री फायर जो खेलते हैं, ठीक है, तो अलग अलग जगह से भी लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो करते हैं, तो हो सकता है कि एक नेशनल सिक्योरिटी का रीजन क्रिएट हो सके, ठीक है, हैकर एंड ऑल। तो इन्वेस्टिगेशन है सोन इसमें देखने को भी मिला इन्वेस्टिगेशन में कि कुछ ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म है वो यूज किए गए फॉर टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है, और इलीगल मैसेजिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पे। तो इस तरह से समझ सकते हो नेशनल सिक्योरिटी का भी थ्रेट है। साथ ही साथ ई स्पोर्ट को इनकरेज करना, जैसे कि ये प्रमोट करता है पॉजिटिव डिजिटल इंगेजमेंट, क्रिएटिव इकोनॉमी एंड इनोवेशंस को बूस्ट करता है, ठीक है। अब देखो कि प्रोविजंस क्या है इस सेक्ट का। तो ऑनलाइन गेम्स हो गए, कोई भी ऐसे गेम होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल डिवाइस पे खेला जाता है, उसको हम लोग तो बोलेंगे डेफिनेशन क्या है करना। देखो कैटेगराइजेशन ऑफ ऑनलाइन गेम, तो कैटेगराइजेशन में क्या है कि ई स्पोर्ट, कम्पिटिटिव, डिजिटल स्पोर्ट, तो अलग अलग कैटेगराइजेशन किया गया है कि ये स्पोर्ट हो गया, ऑनलाइन सोशल गेम हो गया, ऑनलाइन मनी गेम हो गया, ठीक है। तो ये कम्पिटिटिव डिजिटल स्पोर्ट्स में जैसे इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट में, जिसमें कि स्ट्रेटजी कोऑर्डिनेशन और एडवांस डिसीजन मेकिंग स्किल जरूरी होता है। तो ये तो खैर ठीक है एक लेवल पे, ठीक है, जिसमें कि वेद विल्च बॉय बैम्ब बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर्स टू विन दी, ये गेम है, देख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ है ई स्पोर्ट्स में, तो थोड़ा सा ठीक है। ऑनलाइन सोशल गेम में अगर बात करते हैं तो ये एवरीडे रिएक्शन हो गए, प्राइमरी स्किल बेस्ड हो गया, तो ये इंटरटेनमेंट, लर्निंग, सोशल इंटरेक्शंस के लिए, जैसे कि वर्ल्डल वर्ल्डल ऑनलाइन वर्ल्ड गेम, ठीक है। तो इस तरह से ऑनलाइन मनी गेम जो है ना, ये थोड़ा सा एडिक्शन का काम पर एडिक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्शन इंक्लूड पेइंग फीस, इसमें आप फी पे करोगे मनी, तो इस तरह से ये है, जैसे पोकर, ड्रीम 11, तो ये सब खैर बैन कर दिया गया। एप्लीकेबिलिटी का बात करते हैं तो ये सारे इंडिया में अप्लाई होगा, और ऑनलाइन मनी गेम सर्विस ऑफर करते हैं विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया, और आउटसाइड भी इंडिया होता है, तो इसी कारण से तो यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट देखने को मिल रहा है। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन ऑन ऑनलाइन मनी गेम, तो ऑनलाइन मनी गेम जो है ना, ये रियल मनी गेम भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये सर्विस को इसको रोकना का ज़रूरत है। और साथ ही साथ एडवर्टाइजमेंट हो गया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टुवर्ड पेमेंट फॉर द ऑनलाइन, ये सारा चीज़ इसको भी प्रोहिबिट करने की जरूरत है। क्यों, जैसे आप कोई पैसा इसमें विन करते हो, विन कर गया गेम, पैसा आया, तो आप इसी प्रोसेस से न करोगे, तो इसको भी यहाँ से बैन कर दो डायरेक्ट, तो इससे भी रेगुलेशन होते देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये और भी कैसे इस चीज़ को कर सकते हो, ऑनलाइन मनी गेम को प्रोहिबिट कर सकते हो, तो ब्लॉक करो एक्सेस टू ऑल प्लेटफॉर्म, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। प्रमोट करो ई स्पोर्ट्स को, ठीक है, जिसको कि आप इसको रिकग्नाइज कर सकते हो एज ए लेजिटिमेट कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। और जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स है, ये डेवलप करेंगे गाइडलाइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि ट्रेनिंग एकेडमिक हो गया, रिसर्च सेंटर हो गया, तो ये चीज़ सही है। प्रमोशन ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल गेम्स, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट एम्पावर करती है टू रिकॉग्नाइज दी रजिस्टर्ड सोशल गेम, जो कि सेफ है एंड एज अप्रोप्रिएट है, कि किस एज के लोग कैसे खेलेंगे, कौन से बच्चे क्या है, इस तरह से। ऑनलाइन गेम अथॉरिटी जो है ना, ये इस्टेब्लिश करती है नेशनल लेवल रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसमें कि कैटेगराइज करता है रजिस्टर गेम्स, डिटरमाइन करता है इफ अ गेम इज अ मनी गेम एंड एड्रेस द ग्रीवांस। ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज ऑफन अंडर द की प्रोविजंस आर cognizable and non-billable। ओके, अब चलो हम लोग देखते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं, ऐसे ही लिखा गया है।
तो कुछ ऐसे नोटेबल इनिशिएटिव हैं जो कि ऑनलाइन गेमिंग को कर्ब करने के लिए, लाइक सेक्शन 69A IT एक्ट 2000 के बारे में बताता है। ये गवर्नमेंट को एम्पावर करती है टू ब्लॉक द एक्सेस ऑफ इलीगल वेबसाइट और लिंक, ठीक है, कि डायरेक्ट, तो अभी जैसे बोला जाता है ना कि ड्रीम 11 को बंद कर दिया, या फिर पोकर, ये सारे गेम को जो है बैन किया, तो ये सेक्शन 69A के अंदर ही गवर्नमेंट करती है, ठीक है। ओके। IT इंटरमीडियरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड रूल्स 2021, इसमें ये प्रोवाइड करता है कि जो ऑनलाइन गेमिंग का नॉर्म्स है, प्लेटफॉर्म है, इस चीज़ को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है। देन भारतीय न्याय संहिता, ये काफ़ी अभी हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, सेक्शन 11 मतलब 111 एंड 112, ये पेनलाइज करता है अनलॉफुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एंड साइबर क्राइम एंड अनऑथराइज बेटिंग गैम्बलिंग को, ठीक है। तो बेसिकली जो है ना, ये जो सेक्शन 11 है, ये क्या करता है, तो साइबर क्राइम को, एंड जो 112 है ये इस पे, ठीक है, गैम्बलिंग, जो बेटिंग गैम्बलिंग है। इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विसेज एक्ट, टैक्स एक्ट 2017, ये IGST एक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये इलीगल एंड ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म को रेगुलेट किया जा सकता है, करता है, ठीक है। इसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिट मिसलीडिंग एंड सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, एंड दी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है ना, ये इशू करता है एडवाइजरीज टू प्रिवेंट सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स फ्रॉम एंडोरिंग बेटिंग गेम, ठीक है। तो यही था, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। कंक्लूजन में यही लिखोगे कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, ये रिप्रेजेंट करता है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन शेपिंग इंडियाज डिजिटल लैंडस्केप। साथ ही साथ ये सेफ गार्ड करता है सिटीजन्स को फ्रॉम एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस लाइक एडिक्शन, मनी गेमिंग इंडस्ट्री, ठीक है, इस तरह से जो चीज़ें हैं। ये इनकरेज करता है ग्रोथ ऑफ द लेजिटिमेट ई स्पोर्ट को, ठीक है, जो कि गुड फॉर द सोसाइटी। सोशल गेमिंग को करता है जो कि इंटरेक्शन बिल्ड करेगा। इसका एम क्या है, तो स्ट्रेंथन करना कंट्री क्रिएटिव इकोनॉमी को, इनोवेशन को फोस्टर करना, साथ ही साथ जितने भी सारे टेक्नोलॉजी हैं और टूल जो सोसाइटल गुड के लिए हैं, उसको यूज करो रेदर देन हार्म, ठीक है। तो ठीक है, नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट 2025, तो ये बार बार देखो नेशनल स्पोर्ट से हो रहा है कुछ चीज़ें, तो ये हाईली चांस है कि इस बार पूछ ले, ठीक है। सो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025, ये प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया, इट मीन्स कि ये एक्ट बन गया, राइट। अब देखते हैं स्पोर्ट गवर्नेंस इन इंडिया। तो स्पोर्ट रेगुलेशन ये किसके अंदर में आता है, तो स्टेट के अंदर में आता है, यहीं पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। स्पोर्ट किसके अंदर में आएगा, स्टेट के अंदर में, और एंट्री 33 ऑफ द स्टेट लिस्ट 7 शेड्यूल में, राइट। ये एग्जिस्टिंग पॉलिसीज जो है ना, जैसे कि NSP 1984 जो कि 2001 में रिवाइज किया गया था, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, एंड स्पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स एक्ट 2007, तो इसको इंक्लूड करता है ये एक्ट अभी जो आया है रिसेंट वाला, ठीक है। रिसेंटली क्या है कि कैबिनेट अप्रूव करती है NSP 2025, ठीक है, जो कि 2001 पॉलिसी को सुपरसीड करता है, इंक्लूडेड है, बट इसके बाद ये आया है। इट इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड 5 कोर पिलर, तो इसमें कुछ 5 कोर पिलर हैं जो कि फोकस करता है ग्लोबल एक्सेलेंस पे, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पे, कैसे थ्रू स्पोर्ट्स, मेकिंग स्पोर्ट्स एज ए पीपल मूवमेंट एंड इंटीग्रेटिंग स्पोर्ट्स विथ एजुकेशन। तो इस तरह से जो है स्पोर्ट्स का कहाँ कहाँ यूजेस है आप समझ सकते हो, ठीक है। की रेगुलेटरी बॉडी कौन कौन है इस चीज़ के लिए, तो एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये तो रहेगा ही, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन भी है, ठीक है। इसमें नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में ऐसे 50 एडमिनिस्ट्रेटर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए हैं, ठीक है। फिर IOA का जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक गेम एंड अदर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स। और स्पोर्ट्स अथॉरिटी इन इंडिया जो है ना, ये पॉलिसी ले करते हैं एंड दी गाइडलाइन फॉर द स्पोर्ट्स डिलीवरी सिस्टम्स, एंड ये तो है कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मुलेटिंग नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी, फंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इस एक्ट का हाईलाइट्स का अगर हम लोग बात करते हैं, तो नेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज जो है ना, ये प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, और साथ ही साथ नेशनल पैरालंपिक कमेटी, एंड बहुत ऐसे नेशनल एंड रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है। ये बॉडी क्या करेंगे कि एफिलिएट करेंगे विद द रिस्पेक्टिव इंटरनेशनल बॉडीज, एंड आल्सो विल हैव एफिलिएटेड यूनिट एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट हर एक जगह से ये एफिलिएटेड रहे। दिस बॉडीज विल बी गवर्न्ड बाई इंटरनेशनल चार्टर एंड इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट बोर्ड रहेगा जो कि ये ग्रांट करेगा रिकॉग्निशन टू द स्पोर्ट बॉडीज एंड रजिस्टर करेंगे एफिलिएट यूनिट को, ठीक है। और ये केवल रिकॉग्नाइज करेंगे जिनके पास जो फंड रिसीव कर सके फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट।
नेशनल स्पोर्ट बॉडी जो है ना ये फॉर्मुलेट करता है कोड ऑफ इथिक्स फॉर इट्स स्टेक होल्डर्स एंड सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द इथिकल अप्रोप्रिएट करना। ये रिकॉग्नाइज करता है ऑर्गेनाइजेशन को जो कि कंसिडर करे पब्लिक अथॉरिटी अंडर द RTI एक्ट 2005। तो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन शैल बी कंसिडर्ड अ पब्लिक अथॉरिटी, तो इसको पब्लिक अथॉरिटी के तौर पे हम लोग कंसिडर करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड इट्स कंपोजिशन एंड अपॉइंट मेंबर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। ओके, इतना ज़्यादा हम लोग को पढ़ने का जरूरत वैसे है नहीं, ठीक है, चलो ठीक है। देखो ओलंपिक 2036 प्रिपरेशन का बात करते हैं तो लेजिस्लेशन सपोर्ट इंडिया बिट फॉर द, मतलब ये इंडिया बोलता है कि हम लोग 2036 में ऑर्गेनाइज करेंगे ओलंपिक को, ठीक है। साथ ही साथ क्यों जरूरी है स्पोर्ट्स लॉ इन इंडिया, ये चीज़ तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ही। तो इन इफेक्टिव पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है ना ये अभी जो है ना इसका सक्सेसफुल प्रैक्टिस नहीं देखा, इस कारण से लाया गया, आउटडेटेड टाइप से बोल सकते हैं। इन एडुकेट फंडिंग एंड यूटिलाइजेशन जो है लेस देन 40% एलोकेटेड बजट है वो यूटिलाइज किया गया है एथलीट डेवलपमेंट के लिए, तो आप समझ सकते हो। ओवरलैपिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसकी ऑर्गेनाइजेशन का, लाइक साई हो गया, IO हो गया, एंड इस तरह से जो है ना ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, एक सिंगल नहीं रहता है, तो ठीक है। देखो अब कुछ ऐसे रिलेटेड न्यूज़ हैं जो कि हमारे ये प्रीलिम्स पॉइंट से बन सकता है। तो नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 जो है ना ये इसको असेंट दिया गया, तो ये तो है ही प्रेसिडेंट के थ्रू, जिसमें कि 2022 का जो था उसको एक तरह से अमेंड करता है। की हाईलाइट क्या थे इसके नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 का, तो इसका एम ये था कि जो डोपिंग होता है स्पोर्ट्स में उसको रोकना है, साथ ही साथ एक टेस्टिंग का फ्रेमवर्क लाने का ज़रूरत है, और उसका अगर इन्फोर्समेंट करने की ज़रूरत है, अगर कुछ ऐसा वायलेशन हो रहा है तो उसको एडजुडिकेशन करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा कि यूनेस्को कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स है उसको भी इसमें इफेक्ट में लाया जाएगा। साथ ही साथ जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है ये इंप्लीमेंट करेंगे एंटी डोपिंग रूल, एंड नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स है वो ओवरसी करेंगे NADA एक्टिविटीज़ को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा ऑन एंटी डोपिंग रेगुलेशन। देखो चेंज क्या क्या लाया गया इस अर्लियर एक्ट में, इस अर्लियर एक्ट से क्या चेंज किया गया, तो एक तो है अपील पैनल, तो पावर टू कंस्टिट्यूट द अपील पैनल एंड प्रिस्क्राइब पैनल प्रोसीड्यूर हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम नेशनल बोर्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले क्या था कि नेशनल बोर्ड के पास था ये अपील करवाने का, ठीक है, तो अब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कर दिया गया। ऑटोनॉमी ऑफ एंटी डोपिंग बॉडीज, तो कोई भी ऐसे मेंबर था नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का तो वो विल हैव ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस इन लाइन विद द वाडा नॉर्म्स एंड यूनेस्को स्टैंडर्ड, तो अब ये चीज़ हो गया है इसके अंदर ऑटोनॉमी ऑफ एंटी डोपिंग एजेंसी। देन स्पेसिफाइड बॉडीज कैन अपील टू दी CAS, ठीक है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स में। जैसे कि पहले क्या था कि कोई भी ऐसा बॉडी था कि इसमें जाकर के फाइल कर सकता था, बट अब क्या है कि कोई स्पेसिफाइड बॉडी है जाकर के करेगा, ठीक है। मैंडेटरी एक्रेडिशन ऑफ टेस्टिंग लैब होना चाहिए, ठीक है, एंड एंटी डोपिंग रूल्स वायोलेशन के बाद इसको क्या होगा कि ये अडोप्ट करता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड डेफिनेशन एंड शेड्यूल्स, जो कि ये भी लॉ इंडिया में इन्फोर्स होगा, ठीक है, अगर एंटी डोपिंग रूल वायलेट करते हो तो। देखो जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2025, ये जन विश्वास जो है ना ये इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, जिसमें कि बेसिकली क्या था कि जो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है फॉर द ईज ऑफ लिविंग एंड डूइंग बिजनेस इसको इन्हांस करना है। मोर न्यूज अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो बिल है ये सक्सेस बिल करता है द जन विश्वास एक्ट 2023 पे, विच हैड डी criminalize 183 provisions and 42 central act administered by 90 ministers of ministers and department ministries and department। देखो बिफोर सीइंग दिस की फीचर्स, इसको इतना सिंपल वर्ड में समझो कि जो जन विश्वास था, तो जन विश्वास में ये बोला गया कि ऐसे लोगों का जो विश्वास है वो थोड़ा सा ट्रस्ट है वो बिल्ड करना है, जीतना है, ठीक है। इनको ऐसा भी नहीं है कि आप छोटे छोटे केसेस में छोटे छोटे चीज़ों में इनको एक हार्श पनिशमेंट करो, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेकर के ये जन विश्वास बिल लाया गया था। यही कारण था कि इसमें 183 जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया, ठीक है। कुछ ऐसे चीज़ थे जैसे फॉर एग्जांपल अब सिंपल सी बात देखो ब्रिटिशर्स के टाइम पे कि
जो शेड्यूल ट्राइब थे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरियाज़ में, उनको ये अरेस्ट कर लेते थे, जैसे अगर वो प्रोहिबिट करते थे फॉरेस्ट कटिंग को रोकने के लिए, तो ठीक है, तो ये ब्रिटिशर जो थे इनको प्रोहिबिट कर लेते थे, डिटेन कर लेते थे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना वो चीज़ एक सिंपल चीज़ हुआ, ठीक है, और जबकि इनको एक कॉम्प्लिकेटेड पनिशमेंट दिया जा रहा है। तो इसी चीज़ को कर्व करने के लिए, इसी चीज़ को आउटडेटेड कुछ ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस थे, उसको आउट करने के लिए ये सब लाया गया था। तो देखो इसमें क्या था कि 2025 जो ये बिल है ये एक्सपेंड करता है अपने रिफॉर्म को टू दी 16 सेंट्रल एक्ट को एड्रेस करते हुए, एंड एडमिनिस्टर जो कि एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द 10 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। ये एग्जाम्प्लीफाई करता है रिफॉर्म के प्रोसेस को, ठीक है, जिसमें कि जो रिजिड हो गया, प्यूनिटिव हो गया एंड कंप्लियांस हो गया, ऐसे को थोड़ा सा रेशनलाइज कर दो ऐसे प्रोसेस को, ठीक है। साथ ही साथ जो ट्रस्ट बेस्ड मैकेनिज्म है उसको स्ट्रीमलाइन करो, ठीक है, और जो जुडिशियल बर्डन है इससे ये भी कम होगा, ठीक है। तो एक तो एनवायरनमेंट, एक तो बोल सकते हैं कि एक बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है फॉर द सिटीजन्स एंड बिजनेसेस, ठीक है। देखो की फीचर्स क्या है इस बिल का, तो फर्स्ट टाइम कंट्रवेंशंस, ये बेसिकली फॉर 76 ऑफेंसेस अंडर द 10 डिफरेंट एक्ट, द बिल प्रोवाइड दैट द फर्स्ट टाइम वायलेशन विल अट्रैक्ट ओनली एन एडवाइजरी और वार्निंग इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट। कहने का मतलब ये है कि ऐसे कुछ ऑफेंसेस को रखा गया है जिसमें कि अगर फर्स्ट टाइम अगर कोई वायलेंस करता है, ठीक है, तो उसको वार्निंग दे करके छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है फर्स्ट टाइम कंट्रावेंशन पे ऐसा प्रोविजंस है। फिर डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर ऑफेंसेस, तो कुछ अगर कोई माइनर ऑफेंसेस है तो उसको ऐसा नहीं कि पूरा एकदम हार्श क्रिमिनलाइजेशन लगा करके आप उस चीज़ को कर दो, बट इसको थोड़ा सा एक lenient फॉर्म में रखा गया है। एंड रिमूव करता है इम्प्रिजनमेंट क्लॉजेज विद द मॉनिटरी पेनाल्टीज़, ठीक है। तो आप मॉनेटरी पेनाल्टीज थोड़ा बहुत लगेगा एंड देन उसके बाद आपको जेल से बाहर कर दिया जाएगा वार्निंग दे करके, ठीक है। तो जैसे टेक्निकल हो गया, माइनर हो गया, प्रोसीड्यूरल डिफॉल्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इसमें रखा गया है, जो कि इसको फर्दर पहले भी इसको अमेंड किया गया था। ये सारा चीज़ जो आप एक्ट देखोगे, ठीक है, 953 का लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 का ऑलरेडी अमेंडेड इन 2023, एंड फिर उसको अभी क्या कर दिया, डिक्रिमिनलाइज कर दिया, ओके। रेशनलाइजेशन ऑफ पेनाल्टीज, तो फाइन जो है ना वो रेशनलाइज करेंगे एंड उसको प्रोपोर्शनेट कर दिया गया है इसमें, ठीक है, विथ इंक्रीमेंटल पेनाल्टीज फॉर रिपीट ऑफेंसेस। तो बार बार अगर एक ही ऑफेंस करे जा रहे हो तो पेनाल्टीज बढ़ते जाएगा उस चीज़ पे। एडजुडिकेशन मैकेनिज्म, तो ये डिजिग्नेट करता है ऑफिसर्स विद द अथॉरिटी टू इम्पोज पेनाल्टीज through administrative process to ensure quicker resolution of cases and reduce burden on judiciary। सेम ही प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं कि जुडिशरी पे केस कम होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, पेनाल्टी उस पर लगा दो अगर छोटा मोटा क्राइम है तो, ठीक है। बेसिकली यही पर्पस है। ये व्हाट आर द प्रोसेस रिफॉर्म्स, तो प्रोसेस रिफॉर्म डिस्क्राइब करता है नट्स एंड बोल्ट्स रिफॉर्म, ठीक है। नट्स एंड बोल्ट्स देखोगे जिसमें कि स्पेसिफिक रूल एंड प्रोसीड्यूर को चेंज करोगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इस तरह से उस रूल में भी चेंजेस देखने को मिलेगा, ओके। तो जैसे कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में अगर बात करते हैं तो जीएसटी हो गया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हो गया, जो कि बेसिकली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बिंग चेंज इन द सिस्टम्स लाता है। दो तरह से होता है ना, स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीड्यूरल रिफॉर्म। तो जो प्रोसेस रिफॉर्म में होगा कि किस तरह से यहाँ पे सिस्टम्स को स्मूथली रन किया जाएगा, बट जो स्ट्रक्चर में तो पता ही चलता है कि जितने भी ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको अच्छे से इसको बिल्ड करना है, ठीक है, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोसेस जो है इम्प्रूव हो सके, ठीक है। देन दे आर माइक्रो लेवल टारगेटेड चेंजेस टू इम्प्रूव द ऑपरेशनल इफिशियंसी इन स्पेसिफिक सेक्टर्स और एक्टिविटीज विद इन द पब्लिक पॉलिसी। फिर वही है सिग्निफिकेंस इस प्रोसेस का क्या है, प्रोसेस रिफॉर्म का, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करता है। ये एक सेकेंड, ओके। एज द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया नीड टू ऑनगोइंग रिफॉर्म टू मेंटेन मोमेंटम। जैसे प्रोसेस रिफॉर्म विल सेव द मेजरल स्ट्रक्चर चेंजेस एंड जो विल ऑफ द प्रोग्रेस है उसको मैंने बताया कि स्मूथ फंक्शनिंग होता है इसमें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करता है, जैसे लिविंग साइंस, ये सारे चीज़ को। एंड देन दिस रिफॉर्म्स डायरेक्टली रिमूव डे टू डे इरिटेशन ऑफ सिटीजन्स, बिजनेसेस एंड रिसर्च। एग्जाम्पल, न्यू प्रोक्योरमेंट रूल फॉर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, ये ईजियर बनाता है टू साइंटिफिक टू वर्क इफिशियंटली, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि छोटा छोटा अगर कुछ
मतलब एरर हुआ किसी भी एम्प्लॉयज़ एंड इस तरह से एकेडमिया से तो इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा कर्व करना है इसमें। अनब्लॉकिंग बोटलनेक्स एंड डिले, मेनी गवर्नमेंट प्रोसेस जो है इंडिया में वो एक तरह से इनएफिशिएंसी है ड्यू टू ओल्ड रूल्स हो गया, कम्बस्टन पेपर वर्क हो गया, अननेसेसरी अप्रूवल हो गया, स्लो डिलीवरी सर्विस हो गया, ठीक है। तो इस कारण से, और ये क्या करेगा, इन्हांस करेगा सेक्टोरल कम्पिटिटिवनेस को, जैसे कि लिबरलाइजेशन ऑफ टेलीकॉम रूल्स फॉर द अदर सर्विसेज प्रोवाइडर्स। ओके, तो इस तरह से जो है ना ये इम्प्रूव करेगा इस टेक्नोलॉजी फील्ड में। रिड्यूस करेगा करप्शन एंड रेंट सीकिंग को बाय मेकिंग द सिस्टम्स ट्रांसपेरेंट एंड रिमूविंग अननेसेसरी स्टेप्स, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से आप समझ सकते हो। ऑब्वियस बात है कि जब कॉम्प्लिकेशंस आता है तो इस बीच में करप्शन का चांसेस बढ़ने लगते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनलाइजिंग अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, तो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम रिफॉर्म ये क्या करता है कि बिल्ड करता है कल्चर ऑफ कंटिन्यूअल प्रॉब्लम सॉल्विंग विद इन गवर्नमेंट, ठीक है। तो जब सब स्टेक होल्डर मिल करके प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो अच्छे से इफेक्टिवली हो जाता है, ठीक है। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है इस प्रोसेस रिफॉर्म का, तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड क्लियर कम्युनिकेशन, तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम्स टू स्टार्ट बिजनेस। फिर ये है कि इसमें क्लियरली डिफाइन गोल एंड अलाइन ऑल एफर्ट्स टुवर्ड अचीविंग देम, जैसे प्रगति हो गया, ठीक है। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन इनिशिएटिव्स। फिर उसी तरह से एजाइल एंड रिस्पॉन्सिव प्रोसेस है, प्रोसेस डिजाइन टू अडेप्ट अ चेंजिंग एंड सर्कमस्टांसेस, इनकॉर्पोरेट न्यू टेक्नोलॉजी, क्वालिटी कम कॉस्ट, ये सब लिखने वाला है मेंस में। कल्चर ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस रिव्यू, ठीक है। फिर इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स, तो जो मैंने बार बार यहाँ पे बता रहा हूँ उससे स्मूथ फंक्शनिंग होता है। कम्युनिटी फोस्टर मैनेजमेंट, देखो केस स्टडी क्या है सक्सेसफुल प्रोसेस का, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी जो है जन विश्वास का ही तो बढ़ाया हुआ है। तो ये डिजिटाइजिंग सब्सिडी एंड वेलफेयर पेमेंट्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो लीकेज था, डुप्लीकेशन था, ठीक है, ह्यूज रिसोर्स सेविंग है उसको इम्प्रूव करता है, डुप्लीकेशन को कम करता है। वॉलंटरली कंपनी लिक्विडेशन का बात करते हैं तो पहले देखा जाता था कि वॉलंटरली लिक्विडेशन में 4 साल या फिर मल्टीपल डिले हो जाते थे, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं स्ट्रीमलाइनिंग द एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस एंड क्लैरिफाइंग द सर्टेन एनओसीज। तो पहले क्या था कि ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं था ड्रेस्टिकली, बट इसको बेसिकली ऐसे सिंपल वर्ड में समझो कि पहले क्या था कि जो कोई भी अगर कंपनी था उसको अगर बंद करना है तो काफ़ी टाइम लग जाते थे, मोर देन 4 ईयर्स, ठीक है। क्यों ऐसा होता था, क्योंकि काफ़ी वहाँ पे रिपीटेड एडवर्टाइजमेंट के कारण होता था, अननेसेसरी एनओसीज, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन क्लियर सर्टिफिकेट ये चाहिए होता था, कम्प्लेक्स प्रोसीड्योर था, ठीक है। बट अब क्या हुआ कि इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर दिया गया, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया और बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी एनओसीज थे उसको रिमूव किया। बेसिकली रूल को क्या है कि क्लैरिफाई किया गया एंड स्ट्रीमलाइन किया गया। तो इससे क्या देखने को मिलता है कि जो कंपनी होते हैं अगर उनको एग्जिट करना है तो आसानी से जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। एंड ये बोला जाता है कि ग्लोबली इंडिया जो है ना ये कंपनी एग्जिट में एक नंबर पे है, मतलब इट ईजियर एंड क्विकर टू क्लोज कंपनी, ठीक है। तो ये इंडिया में। रेशनलाइजेशन ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज़, तो रेशनलाइजेशन ऑफ ऑटोनोमस बॉडी में ये देखने को आपको मिल सकता है बेसिकली बहुत सारे ऐसे जो बॉडी हैं वो आउटडेटेड हैं, ठीक है, या फिर ओवरलैपिंग है या यूज नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो इस केसेस में क्या है कि जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है लाइक ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड हो गया, ठीक है, मल्टीपल फिल्म यूनिट हो गया, इस तरह से। तो रिफॉर्म में ये लाया गया कि बहुत सारे ऐसे बॉडीज जो हैं उनको क्लोज किया जाएगा या फिर मर्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इससे क्या होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि ये जो वेस्ट है इसको मतलब रिड्यूस किया जाएगा, मनी को सेव किया जा सकता है, जो डुप्लीकेशन है उसको अवॉइड किया जाएगा। गवर्नमेंट मार्केट मतलब ईजीएम पोर्टल जो है इसका तो एग्रीकल्चर में भी यूज होता है, ठीक है। तो ठीक है, ये ट्रांसपेरेंसी और प्रोक्योरमेंट को रिड्यूस करता है, ठीक है, जितने भी ऐसे कॉस्ट होते हैं हाईली कॉस्ट। लीगल एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रिफॉर्म्स जो कि फोकस करता है रिड्यूसिंग डिले एंड कॉस्ट इन कोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से बाकी कुछ ऐसा है नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे न्यूज इन सोर्स है। कॉमर्शियल प्रोहिबिटेड स्पीचेज नोट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ठीक है, कॉमर्शियल प्रोहिबिटेड स्पीचेज। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया कोर्ट के द्वारा कि कोर्ट वाज हियरिंग अ केस अगेंस्ट सोशल मीडिया कॉमेडियंस ऑफ एब्यूजिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये काफ़ी न्यूज में था, यू नो वेरी वेल। तो
यहाँ पे ऐसे मेंशन नहीं किया गया, तो हम लोग उसी तरह से पढ़ेंगे जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है। देखो जुडिशियल ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे आया कि जो कॉमर्शियल एंड प्रोहिबिटेड स्पीच जो है ना वो प्रोटेक्ट नहीं है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ कहने का मतलब ये है ना कि आप कुछ भी बोल करके नहीं निकल जाओगे, राइट। कि आपका जो राइट दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच 19(1)(a) के अंदर, तो ये कॉमर्शियल स्पीच एंड और प्रोहिबिटेड स्पीच को कवर नहीं करता है। तो हेट स्पीच, प्रोहिबिटेड स्पीच, हेट स्पीच या प्रोहिबिटेड स्पीच, तो एक्सप्रेशन, एक सेकेंड, तो यहाँ पे ओके, सो एक्सप्रेशन दैट प्रोमोट और इंसाइट इनमिटी, हेट्रेड, वायलेंस अगेंस्ट अ ग्रुप बेस्ड ऑन इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक जैसे रिलीजन, रेस, कास्ट, इस तरह से जो है ना इस चीज़ को यहाँ पे है कि प्रोटेक्ट नहीं किया गया इस आर्टिकल 19(1) के अंदर, ठीक है। एंड कॉमर्शियल स्पीच जैसे कि एडवर्टाइजिंग हो गया या रिलेटेड फॉर्म ऑफ स्पीच हो गया, तो इस तरह से जो है ना ये प्रोटेक्टेड इसके अंदर नहीं है। देखो अकाउंटेबिलिटी और इन्फ्लुएंसर्स विद अ लार्ज फॉलोइंग मस्ट एक्ट रिस्पॉन्सिबली, ये बताया गया इस जुडिशियल ऑब्जर्वेशन में। पिनल एक्शंस एंड कंपनसेशन देना होगा, लाइक प्यूनिटी मेजर्स जो आईटी रूल्स एंड सिनेमेटोग्राफी एक्ट के अंदर है। सोशल मीडिया गाइडलाइंस जैसे कोर्ट गवर्नमेंट से बोल सकती है कि आप इस पे गाइडलाइन लाओ ताकि जो ऑनलाइन कंटेंट है उसको रेगुलेट किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिलेटेड टू, बेसिकली क्या ये मतलब बोला गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिलेटेड टू फ्री स्पीच जैसे अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020, इट डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन फ्री स्पीच एंड हेट स्पीच, तो इसके अंदर है, ठीक है। तो ये कोट कर सकते हैं मेंस में। एंड प्रोहिबिटेड स्पीच एंड एम्फेसिस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसर्स विद द वाइड रिच। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन एक्सप्रेशन जो है ना ये कैन नॉट कर्टेल्ड इन दी ये इन इमिटेंट हार्म्स, ठीक है। तो इन एब्सेंस ऑफ इमिटेंट हार्म, ये श्रेया सिंगल केस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस है। सेकेंड मीन्स यहाँ पे इसको ऐसे समझो कि अगर आप अपना सिंपल एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पे कोई लीगल एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि पीपल जो है ना वो कैन नॉट बी कर्टेल्ड, ठीक है, मीन्स कि पनिश नहीं किए जाएंगे इफ़ दियर व्यू ऑनलाइन, अगर अपना ये व्यू रखते हैं तो, ठीक है। या तो अगर ये ऐसा नहीं है कि कोई सीरियस क्राइम कॉज कर सकता है या सीरियस हार्म कर सकता है, तो ठीक है, तो लोग जो है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसमें इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखो रूल फॉर OCI कार्ड टाइटेंड एंड और एक बच्चा है, हाँ देखो एक सेकेंड, ओके इसको हम लोग पहले देखते हैं। इलेक्शन टू दी ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 17 वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन अनाउंस किया गया था तब का न्यूज़ है ये, बेसिकली अगस्त का, तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। एंड ये चीज़ें हमेशा आते जाते रहते हैं। सो इसका टर्म्स एंड ये चीज़ हम लोग आर्टिकल 67 में देखते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का टर्म्स एंड वैकेंसीज, तो आर्टिकल 67 में मेंशन है, ठीक है, कि ये 5 ईयर इनका होगा। और आर्टिकल 68(2) में ये इलेक्शन इन केस ऑफ वैकेंसी, ये कभी हो सकता है इलेक्शन जब ऐसा वैकेंसी है तभी, ठीक है। और इलेक्टोरल कॉलेज में आपको देखने को मिलेगा कि मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा होते हैं इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड बोथ, ठीक है, जबकि प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें 782 MPs प्रेजेंट स्ट्रेंथ है। एलिजिबिलिटी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए, तो सिटीजन्स होना चाहिए, 35 ईयर ओल्ड होना चाहिए एंड इलेक्शन पर राज्यसभा के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। वोटिंग सिस्टम तो पता ही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये आर्टिकल 66(1) में है। अथॉरिटी कौन होता है, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है अंडर आर्टिकल 324, तो वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, इनका इलेक्शन कंडक्ट करवाना गवर्नर का, ओके। अंडर प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, इलेक्शन प्रोसीड्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो नॉमिनेशन इसमें 20 प्रपोजर 20 सेकेंडर होते हैं, ठीक है। डिपॉजिट करना होता है 15,000। वोटिंग जो होता है पार्लियामेंट कंडक्ट इन पार्लियामेंट हाउस, जिसमें कि स्पेशल ECI सप्लाइड पेन्स होते हैं इस तरह से। और सुपरविजन्स ECI अपॉइंट दी रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड ऑब्जर्वर्स, ठीक है, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा। कि इसमें सेफगार्ड क्या फॉलो किया जाता है इसमें, तो नो पार्टी विप अलाउ, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप किसी दूसरे पार्टी के हैं
या फिर अगर आपका पार्टी है और आप पार्टी के अगेंस्ट में अगर वोट करते हो तो ऐसा नहीं कि आप पे भी लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। वायलेशन ऑफ सीक्रेसी और यूज ऑफ अनऑथराइज पेन, इनवैलिडेट द वोट, ब्राइबरी, undue influence in ground of elections, challenge under the presidential and vice presidential election act। इतना अगर कोई ऐसा इलीगल चीज़ें एक तरह से आप इलेक्शन में लड़ रहे हो तो, ठीक है। देन नेशनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ठीक है, एनसीडीसी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। देखो, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ग्रांट इन एड टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं ग्रांट इन एड टू एनसीडीसी, तो स्कीम इसमें देखने को मिला 2000 करोड़ का, ठीक है। ये कितने साल के लिए, तो 4 साल के लिए 25 से 29 एलोकेशन होता 500 करोड़ ईच ईयर, तो ईयर वाइज इसमें दिया जाएगा। ये क्या करेगा, एग्जीक्यूटिव एजेंसी के तौर पे सर्व करेगा फॉर द स्कीम्स हैंडलिंग फंड डिसबर्समेंट एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, लोकल रिकवरी। ग्रांट इन एड ये पेमेंट होते हैं जिसमें कि असिस्टेंस होता है, डोनेशन होता है, कंट्रीब्यूशन दिया जाता है बाय द वन गवर्नमेंट टू दी अनदर गवर्नमेंट, ठीक है। तो ग्रांट इन एड ये कहलाता है। दे आर गाइडेड बाय द आर्टिकल 275 स्टैट्यूटरी ग्रांट एंड आर्टिकल 282 डिस्क्रिशनरी ग्रांट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। एंड देन नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनसीडीसी इस्टेब्लिश किया गया इन 1963 बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एज स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के अंदर है, ठीक है। साथ ही साथ एनसीडीसी एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड एंड एक्सपैंड द कोऑपरेशन एरिया ऑफ ऑपरेशंस, जिसमें अलाउ करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव एंड फाइनेंशियल बेस जो है इसको ब्रोडन करने का काम। एनसीडीसी मैनेज किया जाता है बाय द जनरल काउंसिल, जिसमें कि 51 मेंबर होते हैं, जो कि शेप करता है पॉलिसीज़ को एंड प्रोग्राम को, डे टू डे एक्टिविटीज़ को, जिसमें कि 12 मेंबर होते हैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से। कंक्लूजन में बोल सकते हो कि ये जो स्कीम है, दिस स्कीम फंड मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू प्रोजेक्ट, जिसमें कि मिलियंस ऑफ फार्मर्स हैं, ठीक है, बाय इम्प्रूविंग दियर इकोनॉमिक्स, उनको बेनिफिट करेगा, उनके इकोनॉमिक कंडीशंस को एंड एम्प्लॉयमेंट को वाइड स्प्रेड करेगा, साथ ही साथ जो वाइटल कोऑपरेटिव सेक्टर है इसको इम्प्रूव करेगा, ओके। एंड देन लास्ट हम लोग देख लेते हैं ये रूल फॉर दी ओसीआई कार्ड जो है ना, ठीक, कार्ड होल्डर। तो होम मिनिस्ट्री जो है ना, ये इशू किया है नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 70 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। देखो, ओसीआई ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये रजिस्ट्रेशन जो है ना इसको रिवोक किया जा सकता है यदि कोई इंडिविजुअल जो है ना उसको 2 साल के लिए जेल में रखा गया है, या फिर सेंटेंस है तो सेंटेंस एट लीस्ट टू 2 ईयर्स, या फिर इफ अ चार्जशीट इज फाइल अगेंस्ट देम फॉर एन ऑफेंस, जैसे कि जो कि सेंटेंस ऑफ 7 और मोर ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो इस केसेस में भी है ओसीआई इसको रिवोक कर दिया जाएगा। ओसीआई कार्ड के बारे में अगर बात करते हैं तो ये 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को ला करके इसमें 2015 में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैन स्कीम कार्ड, मतलब जो पीआईओ कार्ड था ये इसको मर्ज कर दिया गया विद द ओसीआई, एंड जितने भी पीआईओ कार्ड होल्डर हैं उनको इसके अंदर देखा जाएगा, ठीक है, डीम टू बी ओसीआई कार्ड होल्डर। अब देखते हैं कि ओसीआई जो है ना ये इट्स नॉट टू बी मिसकंस्ट्रक्टेड एज अ डुअल सिटीजनशिप, तो इसको ऐसा नहीं समझना है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप ही होता है, तो और इट डज नॉट कन्फर पॉलिटिकल राइट्स, तो पॉलिटिकल राइट भी नहीं देता है और डुअल सिटीजनशिप भी नहीं देता है ओसीआई। इसका मतलब ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ ओसीआई रजिस्ट्रेशन, क्या क्या ग्राउंड है। एक तो है कि रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन्ड बाई, अगर रजिस्ट्रेशन फ्रॉड मीन से लिए हो तो इसको रिमूव कर दिया जाएगा। अगर ओसीआई शो कर रहा है डिसअफेक्शंस टुवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑब्वियस बात है, तो इस पर कर्व कर दिया जाएगा। नेसेसरी टू डू इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो इसके अंदर ही रहना है, एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड फ्रेंडली रिलेशंस ऑफ द इंडिया विद एनी फॉरेन कंट्री, तो ये सारे चीज़ में है। अगर इसके अगेंस्ट आते हो तो आपका ओसीआई रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। देखो, बेनिफिट ऑफ ओसीआई कार्ड होल्डर क्या है, तो मल्टीपल एंट्रीज है और मल्टीपर्पज़ के लिए आप आ जा सकते हो। लाइफ लॉन्ग वीज़ा है फॉर विजिटिंग इंडिया एंड एग्जाम करता है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद द फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स, ठीक है, तो ठीक है। देखो, इंटाइटल टू जनरेट पार्टली विद द नॉन रेजिडेंट इंडियन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू देम इन इकोनॉमी। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे नॉन रेजिडेंट इंडियन के
तरह जो है ना, इनको सारा चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल, कुछ ऐसे मैटर को छोड़ करके, लाइक एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखो जैसे एलिजिबिलिटी फॉर ओसीआई रजिस्ट्रेशन, तो फॉरेन नेशनल्स हु वर सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जन 1950, ठीक है, तो उसको एलिजिबल ये रहेगा, ठीक है। एंड दोज एलिजिबल टू बिकम सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी, उनको भी ये दिया जाएगा। पर्सनस फ्रॉम द टेरिटरी दैट बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, लाइक नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के कुछ चिल्ड्रेन, ग्रैंड चिल्ड्रेन एंड ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रेन ऑफ द सच सिटीजन्स, उनको भी दिया जाएगा। माइनर सिटीजन्स विथ वन और मोर पेरेंट्स, ठीक है। spouse of Indian OCI citizens with the registered marriage subsisting for at least 2 years, तो मतलब होता है ना कि जो मैरिज रजिस्टर्ड मैरिज है तो उनको भी स्पाउस को दिया जाएगा अगर 2 साल का है एटलीस्ट तो इंडिया में। एग्जाम्पन्स क्या है, सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अदर कंट्रीज, उनको नहीं दिया जाएगा। ओके, सो फाइनली वी हैव डन विद द पॉलिटी current affair of the 4 month, ठीक है, in this very few time. So thank you so much, and if you are new you can do subscribe and also share to your friends. तो लाते हैं नेक्स्ट वीडियो इन्वायरमेंट पे, ठीक है, एंड देन IR पे, ठीक है, इकोनॉमी पे। तो चलो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।